बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वाचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आई होप आपकी सुबह बहुत अच्छी गुजरी होगी और अब उठने के बाद जो और सारे मामलात हैं वो भी आपके बहुत अच्छे गुजरे सारा दिन के। कुछ छोटी-छोटी बातें जो हमारे शो से आप सीखते हैं और कुछ हमारे भी मेहमानों से यहाँ से हम जो है कोई ट्रेनिंग लेकर जाते हैं। उसके बाद हम अपनी लाइफ में ना थोड़ा-सा अपनी चीज़ों को चेंज करते हैं, हम अपनी लाइफ को मॉडरेट करते हैं, हम अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ में थोड़ी-सी और आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। सो दैट आज भी हमारा जो मौजू है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से कि आज का जो माशरा चल रहा है, जिस तरीके के लोग हो गए हैं, लोग क्या हो गए। पहले हम बात कर लेते हैं, लोग किसी की खुशी में खुश नहीं होते। अगर आपने किसी को बता दिया ना कि मैं भाई बहुत खुश हूँ, सामने वाला आपसे खुश नहीं होगा। आपको लगता है कि आप अपनी खुशी किसी को जाहिर करते हैं तो सामने वाला जो आपको दुआ दे रहा है, आपके लिए खुश हो रहा है, आपके लिए एक एहसास रखता है, नेवर, सवाल ही नहीं पैदा होता। क्यों? क्योंकि आपकी खुशी से लोग जलते हैं। फिर जब आपसे जलते हैं तो आपको स्ट्रेस देते हैं। या तो फिर सोशल मीडिया के जैसे प्लेटफॉर्म्स आप देख लें, अगर कभी आप अपनी कोई खुशी ऐसी अपलोड करके देखें, आप अपने बच्चों की कोई अच्छी मोमेंट अपने साथ, कोई अपने मियाँ के साथ कोई अच्छी मोमेंट या कोई खूबसूरत लम्हा आप अपना किसी सोशल मीडिया पे बस शेयर करके देखें, उसके बाद आप देखें हासदीन कैसे यूँ नागन डांस करते हुए आपके सामने इधर उधर घूमेंगे, मौका तलाश करेंगे। अब ये लोग देते हैं आपको स्ट्रेस, या आपको देते हैं टेंशन, ठीक है। अब ये तो मैंने सोशल मीडिया की बात कर दी ना, इससे हट के ज़रा आते हैं डेली लोग जो काम काज के लिए निकलते हैं, ऑफिस वगैरह में जाते हैं। कोई बंदा तरक्की कर रहा होता है, कोई बंदा अच्छा कारकर्दगी से अपना नाम बना रहा होता है, अपनी पोजीशन लेके आ रहा होता है, तो लोग उससे चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे भी हासदीन उसको जो है ना नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं, उसके लिए बोलते हैं। अब वो जो बंदा जिसके लिए सब कुछ किया जा रहा होता है, उसकी एनर्जी और उसकी जो पूरी बॉडी लैंग्वेज है उसको डाउन करने के लिए उसको स्ट्रेस दी जाती है। झूठ बोला जाता है, मोनोपलीज, आपको पता है ग्रुपिंग जैसे होती है ऑफिस में, उसके बारे में बोला जाता है कि ये ना फलानी बंदा, इसके बारे में लोग ये बात कर रहे हैं। अच्छा तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में बॉस ये कह रहे थे, जबकि बॉस ने कुछ नहीं कहा होगा। बॉस ने कहा होगा कि यार वो जिस तरह काम करता है यार तुम भी इस तरह काम करके दिखाओ। बॉस ये कह रहा है, मगर जब उस तक बात आ रही है तो उसको ये बताया जा रहा है कि बॉस इज़ नॉट हैप्पी विद यू, बॉस मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, मतलब प्लानिंग्स एंड एवरीथिंग एंड यू नो लाइक दैट। पर्सनल लाइफ में भी कोई पार्टनर अच्छा नहीं मिला, शादी ख़राब है, बंदा ठीक नहीं है, शादी के बाद पता चला है बंदा तो ऐसा है, ख़राब है। अब वो पूरा स्ट्रेस ट्रॉमा औरत लेके बैठी हुई है। उस घर में वो औरत कैसे सुखी रह सकती है, कैसे सुकून से रह सकती है जब उसको ये पता चले कि ये जो मेरा शौहर है ये अय्याश है, या फिर ये कोई नशे तमाशे में है, दोस्ती यारियों में बाहर ही रहता है। एक जगह और पहलू ले ले, हो सकता है औरत ठीक ना हो, ठीक है। अब औरत नहीं ठीक तो मर्द इस चीज़ के डिप्रेशन में आ सकता है कि वो कहेगा मुझे घर में भी सुकून नहीं है, मैं ऑफिस जाता हूँ वहाँ पे भी मुझे सुकून नहीं है, किसी तरह मुझे आराम कोई नहीं है। बड़े लोग मेरे ऑफिस में, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, मैंने नाम नहीं बताया क्योंकि मैं आपको पता है एक बड़े इदारे में काम करती हूँ, सुबह शाम मुझे इतने लोग मिलते हैं, इतने मेरे साथ काम करने वाले, उठने बैठने, उनमें से कई लोग, एक बुज़ुर्ग आदमी है बेचारे, वो अपने घर ही नहीं जाते, सब ऑफिस से चले जाते हैं 5 बजे 6 बजे जिस हिसाब से ऑफ होती है, वो रात यहाँ पे 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं। उनको पूछो भाई क्यों, आप घर क्यों नहीं जा रहे? वो कहते हैं चिक चिक होगी घर में, घर जाऊँगा वो बुढ़ी मुझे इतनी चिक चिक करेगी, इतनी बातें सुनाएगी, उस तानों से, मैं डिप्रेशन से बचने के लिए मैं घर नहीं जाता। अब क्या यार, बेचारा बूढ़ा आदमी, बेचारा देखने में तो ये ठीक लग रहे होते हैं, हमारे साथ अच्छी तरीके से बात करते होते बैठते हैं, मगर इनके जहन में ऐसी क्या चीज़ें पल रही होती हैं कि ये जो है ना मेंटली ट्रॉमा, मेंटली डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर उम्मे रबाब जो है हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सच ए प्रिटी लेडी हियर विद अस, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप शुरू कीजिएगा कि जो थोड़े से सिनेरियोज़ मैंने आपको बताए हैं जिनमें मेंटल ये जो डिसऑर्डर हो जाता है, आपको बिल्कुल आप मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये क्या होता है? बेसिकली आपका मेंटल ब्रेकडाउन का वर्ड या टर्म यूज़ की जाती है, या नर्वस ब्रेकडाउन की टर्म यूज़ की जाती है। ये एक ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान शदीद ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी दबाव का शिकार होता है और रोज़मर्रा के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो अंजाम नहीं दे पाता। और होता कैसे, जिसने आपने थोड़ा सिनेरियो बिल्डअप किया कि शदीद आपके कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोई टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है, किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, फॉर एग्जांपल किसी को रिसेंटली डिवोर्स हुई है, इस तरह का कोई ट्रॉमा हुआ है, या कोई अब्यूज़ का केस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये तमाम चीज़ें जौन सी हैं कॉज करती हैं एक मेंटल ब्रेकडाउन की कैफियत। उसमें इंसान जौन सा
अपने मामूलात ज़िंदगी परफॉर्म नहीं कर पाता, एकदम स्टक सा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कई दफ़ा उदासी महसूस होती है, तन्हाई का शिकार हो जाता है। तो ये कॉमन आप कह लें कॉजेज़ भी हैं और ये उसके सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये किस तरह से नुकसानदेह हो सकती है इंसान के लिए? नुकसानदेह इस तरह से है कि अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे और इसके सिम्टम्स बढ़ते जा रहे हैं, आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, उसमें ख़ुद को मार देने या ख़त्म कर देने की थॉट्स आनी शुरू हो गई हैं, सुसाइडल आइडिएशन स्टार्ट हो गई है। इसके स्टेजेस भी होते हैं ना? स्टेजेस कह लें या आप कह लें सिविरिटी की तरफ जाता तो है ये जो ग्रेजुअली। मार देने वाले थॉट्स हैं, इस तरह की इमेजिन चीज़ें करना, तो मेरे ख्याल से ये कुछ लास्ट स्टेज है या फिर स्टार्ट में ऐसे सिम्टम आएंगे? एक्सट्रीम सिविरिटी की तरफ चला तो जाता है। स्टार्ट के सिम्टम्स भी कुछ बता दें। आम इंसान को कैसे पता चलेगा कि मैं मेंटल एक स्ट्रेस में हूँ और मेरे साथ ये सब कुछ चल रहा है? सबसे पहले तो कंसंट्रेट करने में मुश्किल पेश आती है। आप जो भी काम करते हैं, पढ़ते हैं, वर्क प्लेस है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तन्हाई का थोड़ा शिकार हो गया, किसी से बात करने को दिल नहीं करता। अक्सर लोगों को फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, सर दर्द रहती है, ऑफिस अभी पहुंचे नहीं और सर दर्द स्टार्ट होगी, जैसे ऑफिस से निकलेंगे वो सर दर्द जौन सी आपको लगता है ख़त्म हो रही है, क्योंकि स्ट्रेस जौन सा है वो आपकी वर्क प्लेस पे है। तो ये कॉमन आ जाता है। इसके अलावा मुसलसल जौन सी उदासी की कैफियत है, आप ना उम्मीद हो गए हैं फ्यूचर के बारे में, कभी कुछ ठीक नहीं होगा, तो ये इनिशियल सिम्टम्स हैं। आप जो रेगुलर काम करती हैं, ख़तून खाना है, जैसे घर की जिम्मेदारियां काम करती हैं, अब उनसे वो नहीं हो पाता, आप शदीद थकन का शिकार, थकावट फील करती हैं, ठीक है। उसके कोई फ़िज़िकल सिम्टम्स भी या फिज़िकल रीजंस भी हो सकती हैं, उसको रूल आउट भी किया जाता है। बट इनिशियली ये चीज़ें आती हैं कि आपको अब उकताहट, चिड़चिड़ापन महसूस होता है रोज़ के काम करने में, वही सेम रूटीन, वही बोरिंग रूटीन, हिम्मत नहीं है, थकावट बहुत जल्दी हो रही है, तो ये सिम्टम्स आ जाते हैं। तो इसके लिए फिर कोई मेडिकेशंस वगैरह ऐसी आपको लगता है, कोई ऐसी टेक्निक, कोई ऐसी थेरेपीज़ जो बहुत ज़रूरी हैं घर वालों की तरफ से, या वो खुद एक्सरसाइज कोई ऐसी चीज़ कर सकें, तो प्लीज़ बताइए। अच्छा, उसमें देखा ये जाता है अगर सिम्टम्स सवेयर नहीं हुए, थेरेपी से मैनेज हो सकती हैं, तो फिर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसमें आपको वो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज बताती हैं, कुछ माइंडफुलनेस बेस्ड टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जिनको हम कहते हैं सांस लेने की मशकें, सादा वर्ड्स में कहा जाता है, वो सिखाई जाती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जी, इनहेल एक्सहेल करना, वो आपको सिखाया जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई जाती है, क्योंकि ये जो आपका मेंटल ब्रेक डाउन हो रहा है बेसिकली वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आपसे, अब वो चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स आ जाती हैं। समटाइम्स जौन सी हैं इसमें CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स भी यूज़ होती हैं। अगर किसी की नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न है, उसको कन्वर्ट किया जाता है इनटू पॉजिटिव वन। आप कह लें कि उसकी नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज किया जाता है। और अगर सेवेरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे ख़ुदकुशी के ख़यालात आ रहे हैं या कोई अटैम्प्ट भी हो चुकी है, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया जाता है। तो जो मेडिसिन्स वगैरह हैं, अगर सेवेरिटी है, सेवेयर केस है, तो फिर साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करते हैं। और घर में किस तरह से घर वाले ख्याल कर सकते हैं, आप बातचीत के थ्रू, जैसे आपको लग रहा है कि अब थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ गया, आप गुस्सा जल्दी करना शुरू हो गए हैं, तो आप उनसे बात करेंगे, पूछेंगे क्या हुआ है, तो वो जो आपका कैथारसिस है वो भी आपको हेल्प आउट करता है। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम सेवेरिटी की तरफ जाती है इसलिए कि बताते नहीं हैं क्या ट्रॉमा लाइफ में गुजर रहा है, क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, वो शेयर नहीं करते। तो जब आप शेयर करती हैं तो आपको एक इमोशनल सपोर्ट मिलती है। वो आपका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, वो आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई भी क्लोज्ड वन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो आपको जज नहीं करेगा। तो ज़्यादातर पेशेंट्स की साइड से ये चीज़ आती है कि अगर मैंने शेयर किया तो लोग क्या कहेंगे। एक तो वो शर्मिंदगी एसोसिएटेड है, स्टिग्मा एसोसिएटेड है इस चीज़ के साथ कि लोग कहेंगे पागल हो गया, अपनी डेली लाइफ को मैनेज नहीं कर पा रहा, ऑफिस के काम को मैनेज नहीं कर पा रहा। तो जब आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं उसके साथ बात करें, और घर वाले पैटर्न देखें कि अगर किसी किस्म की कोई चेंज आ रही है बिहेवियर में, आपके किसी बच्चे के या बेटे के बिहेवियर में या स्पाउस के, तो आप उससे बात करें क्या हुआ है। तो जब आप एक पर्सन शेयर करेगा, बहुत सी उसकी जो कैथारसिस है वो हो रहा है, प्लस जब आप शेयर करते हैं तो आपको डिफरेंट तरह के सॉल्यूशंस भी तो मिलते हैं ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के आपको आइडियाज़ भी मिलती हैं। फैमिली मेम्बर बताते हैं नहीं भी ऐसे कर लो, अब इस तरह मैनेज कर लो, तो भी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अच्छा, फिर जैसे अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया और जब सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश करते हैं कुछ लोग, आपको जैसे आप खुद कह रही थी, तो उस वक्त उस सिनेरियो में जो लोग चले जाते हैं उसमें किसकी गलती होती है? घर वालों की कि उनसे बात नहीं करते, उनकी सुनते नहीं हैं, ये उनकी फ़ॉल्ट होती है, या ये इनकी खुद की फ़ॉल्ट होती है कि आइसोलेशन में चले जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और बात नहीं करते, बताते नहीं है कि डिप्रेशन क्या है?
अच्छा, अब उसमें में ये फॉल्ट किसी का नहीं है, ना क्लाइंट का फॉल्ट है, पेशेंट का फॉल्ट है, ना उसकी फैमिली का फॉल्ट है। बेसिकली लाइफ में सर्कमस्टांसेस इस तरह के आए जिसको वो मैनेज नहीं कर पाया, उसकी पर्सन की रिजिलियंस आप कह लें कम थी, वो उस तरह से ट्रेंड नहीं था कि अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, इतना ज़्यादा स्ट्रेस को बियर कर सके या मैनेज कर सके। सेम इसी तरह फैमिली की साइड से ये आ जाता है कि आप बच्चे पे या अपने घर वालों पे थोड़ी नज़र रखें। ज़रा सा भी पैटर्न में चेंज आ रहा है, थोड़ी उदासी महसूस हो रही है या जो मेन सिम्टम आता है, अपने आप को अलग कर लेते हैं। पहले घर वालों के साथ जिस तरह उठते बैठते थे वो छोड़ देते हैं, बातचीत कम कर दी, खामोश रहे या गुस्सा करना शुरू हो गए, छोटी छोटी बात पे आप ट्रिगर कर जाते हैं। तो ये पैटर्न अगर नज़र आ रहा है किसी भी घर वाले में तो आपको उससे पूछ लेना चाहिए। हो सकता है वो खुद बताने में थोड़ी सी हेजिटेंस फील कर रहा हो, तो हेजिटेट कर रहा हो, तो जब आप पूछेंगे तो वो आपको एक्सप्रेस भी करेगा। और अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके लिए इमीडिएटली आप कह लें हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मतलब थॉट्स आ रही हैं कि जी मुझे मर जाना चाहिए, ज़िंदगी जीने के काबिल नहीं रही मेरे लिए, और दुनिया बहुत ही जालिम है, इस तरह की थॉट्स कॉमन। ज़िंदगी से नफरत है, मैं ही बुरा हूँ, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, अगर मेरी जान, अच्छा ये मेरी किस्मत खराब है, कुछ मेरी किस्मत खराब है जी, ये भी कहा जाता है कि मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, अगर मैं मर जाऊँगा या मर जाऊँगी तो घर वालों को सुकून आ जाएगा। तो अगर इस तरह की थॉट्स हैं तो वो किसी भी टाइम पे प्लानिंग हो सकती है और किसी भी टाइम पे एक्शन, यानी वो सुसाइड कमिट कर सकता है पर्सन। तो ये चंद सेकंड्स की भी गेम हो सकती है, चंद मिनट भी और चंद दिन भी लग सकते हैं। तो ऐसे में फ़ौरन जौन सा है साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करना, क्योंकि मेडिकेशन रिक्वायर्ड होगी, हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होगी। कि अगर घर में ज़रा सी नज़र इधर उधर हुई या अकेला क्लाइंट सो रहा है तो वो खुदकुशी का ख्याल उसको आया है, प्लानिंग हुई और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, जिस तरह एक केस रिपोर्ट हुआ। के बाद हम यहाँ पे दोबारा बात करते हैं इसी मौजू के ऊपर। तो आ जाइए, क्योंकि टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, हमें पता चलना चाहिए कि कभी किसी अपने सिचुएशन के साथ या अपने किसी प्यारे के साथ ऐसी सिचुएशन हो तो हमने कैसे डील करना है। कम बैक। वेलकम बैक। अब मेंटल ब्रेकडाउन बच्चों के हिसाब से इसके ऊपर बात करते हैं। बच्चे को कैसे पता चलेगा कि मेरी सिचुएशन इस तरह से हो रही है, माँ को किस तरह से पता चलेगा। और समटाइम्स बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दोस्तों में खेलने नहीं जाते। वो बच्चे जो लड़ रहे होते हैं, घर में चीख रहे होते हैं कि हमारा प्ले टाइम है, हमें जाने दें, हमने खेलना है, वही बच्चे घर से नहीं निकलते, आइसोलेट हो जाते हैं, बात नहीं करते, माँ बाप के बीच में नहीं बैठते, खेलते नहीं हैं, स्क्रीन टाइमिंग तक छोड़ देते हैं। तो ये कुछ निशानियां माँ बाप को समझ आनी चाहिए, है ना। और क्या चीज़ है इसमें? अच्छा, अब बच्चों के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो पेरेंट्स को ये ख्याल, स्पेशली मदर्स को ये चीज़ देखनी चाहिए कि बच्चा कहीं आते जाते डरता तो नहीं है। समटाइम्स घर में रहते हुए डर तो नहीं महसूस उसको होता। किस चीज़ से डर? किस चीज़ से? मींस अब्यूज़ के केसेस की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि किसी भी किस्म का ट्रॉमा भी तो आपको मेंटल ब्रेकडाउन कॉज करता है ना। जैसा बच्चा कह रहा है मुझे घर फलां पर्सन के पास ना छोड़ के जाए, मैंने मेड के पास नहीं रहना, तो यूजुअली मदर्स या पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। अगर बच्चा किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही जाने पे हमेशा इंसिस्ट करता है, उस पे भी जौन सा है थोड़ा सा देखना चाहिए। इसके अलावा थोड़ी सी अगर आप स्कूल गोइंग बच्चों की बात कर रहे हैं, ये 6th 7th 8th क्लास में, तो उनमें एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। उनके क्या सिम्टम्स या साइन होंगे? स्कूल नहीं जा रहे, रोज़ कोई बहाना है, आज पेट में दर्द है, आज बुखार है, आज सर में दर्द है, मैंने नहीं जाना। तो वो जो स्कूल के लिए ये यूजुअली स्कूल टाइमिंग्स में ये सिम्टम्स आएंगे, स्कूल का टाइम जैसे ही गुजरेगा ये सिम्टम्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप उसमें देखें कि स्कूल की वजह से तो नहीं बर्डनाइज हो रहे, या स्कूल में कोई टीचर बहुत ज़्यादा डांट तो नहीं रहा, किसी एक टीचर से डर तो नहीं रहे कि जी एक ही टीचर की क्लास में जौन सा परेशान बच्चा हो जाता है, घबरा जाता है, या घर आके उसी टीचर की ही बातें करता है, उस टीचर ने फ़लाँ बच्चे को मारा, आज फ़लाँ को डांट दिया। तो ये भी आपको गौर करना चाहिए कि बच्चा अगर एक ही टीचर के इस तरह की। आपकी बात सही है फ़रहाल, जैसे मैं अपनी बेटी की भी एग्जांपल देती हूँ, थोड़े दिन पहले ही, बल्कि अभी तक हल्की हल्की है स्ट्रेस में, और मुझे क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा तो मैंने फ़रहाल के स्कूल भी जाके बात करनी है। अब फ़रहाल ना 3-4 बच्चे बैठे हुए थे, क्लास चल रही थी तो बातें हो रही थी, वो नॉर्मल रोज़ की रूटीन में होता है। एक टीचर है उसकी, तो उसने बड़े प्यार से उनको कहा कि बेटा शोर नहीं करना है आप लोग, अगर ठीक है फ़रहाल आप उठें, आप बिल्कुल उस सीट पे जाएं, जाके उधर बैठ जाएं। अब वो जो उधर बैठी है, तो मैं इसको रोज़ ये बातें कह रही हूँ, हो सकता है उन्होंने आपको वहाँ पे इसलिए बिठाया, वो टीचर को पता है
कि आप जो अच्छी बच्ची हैं, आप शोर नहीं कर रही हैं तो आपका नाम आएगा, इसलिए आपको अलग ही कर दिया उन्होंने। कहती नहीं वो बाकी तीनों को अलग क्यों नहीं किया, बात तो वो तीनों कर रहे थे। आप समझ नहीं मेरी बात को। अब बच्ची वो जो है ना 3-4 दिन होगा वो उधर ही अटकी हुई है, उसकी सुई वहीं किया 5-8 का, अब वो ट्रॉमा लेके बैठी हुई है। रोज़ कहती है मामा मुझे इन टीचर को बताना है कि उस दिन मैंने बात नहीं की थी। अब वो सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ गई, तो मैंने इसको ये कहा कि मैं जाके सामने बता दूंगी, तुम लोग की क्लियर करवा दूंगी कि फ़राल झूठ नहीं बोलती, फ़राल ने उस दिन बातें नहीं की होंगी, तो अब आप इसको ज़रा ईजी कर लें। अब मैं देखती हूँ कि बच्चे जो है ना यहाँ ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे। है। देखिए एक तो ग्रुप के सामने 4 लोग बैठे थे, चारों बातें कर रहे हैं, या उस टाइम पे अगर एक पर्सन भी बोल रहा हो, अब टीचर ने एक ही बच्चे को सेपरेट किया है हाँ। और बाकी 3 के सामने उसके इंसल्ट भी फील की ना, इंसल्ट वाली चीज़। जी, तो वो इंसल्ट फील की कि मुझे ही अलग किया, बाकी 3 को नहीं किया। हाँ। तो उसमें यूजुअली ये करते हैं कि सबको स्कैटर करके बिठा दिया, या एक दफ़ा वार्निंग दे दी जाती है भाई बातें ना करें। तो यूजुअली स्टूडेंट्स बाज आ जाते हैं, समझ जाते हैं। तो अब बच्चे ने ये फील किया, इसी तरह पेरेंट्स भी ये करते हैं। मेहमान आए हुए हैं, मेहमानों के सामने बच्चे को डांट देते हैं। तो वो इंसल्ट जौन सी आपने फील की कि जी इतने लोगों के सामने मेरी जौन सी इंसल्ट होगी, मुझे बुरा भला कहा गया या मुझे कहा गया तुम्हें ये काम नहीं आता। तो अगर हम वापस उन्हीं सिम्टम्स में आएँ कि जी क्या सिम्टम्स इनिशियल हो सकते हैं, जिस हमने शुरू में बात की कि स्कूल जाने में रेजिस्टेंस आ रही है, किसी एक टीचर के नाम से या एक टीचर की ही बातें की जा रही हैं, कोई एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है तो वो आप उसका काम नहीं कर पा रहे। समटाइम्स होता है कोई एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी बहुत सी मल्टीपल असाइनमेंट्स मिलती हैं, हर टाइम कुछ ना कुछ उसका काम करते रहते हैं, तो वो भी स्ट्रेस कॉज करता है स्टूडेंट्स में। समटाइम्स बार बार भी समझाने पे बच्चे समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो भी स्ट्रेस होता है मेंटल, कि इतना इजी चीज़ है, चैप्टर भी इजी है मगर समझ नहीं पा रहा बच्चा, वो स्ट्रेस में है किसी। उसमें ये भी हो सकता है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है उस सब्जेक्ट में। हम कहते हैं कि जी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बच्चे का इंटरेस्ट फॉर एग्जांपल मैथ्स में नहीं है, उसको मैथ्स डिफ़िकल्ट लगेगा, उसको वो समझ भी नहीं आएगी। आपको लग रहा है वो छोटा कॉन्सेप्ट है, इजीली समझ जाएगा, बट एक बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है या इस टाइम वो थका हुआ है, ये भी तो हो सकता है ना, बाकी स्कूल का काम करके वो एग्जॉस्ट हो गया हुआ है, इस वजह से उसको समझ नहीं आ रही। तो ऐसे में हम ब्रेक्स रख लेते हैं बीच में, 1-2 कोर्सेज पढ़ लिए, फिर एक छोटी सी 5-10 मिनट की ब्रेक कर दी, फिर ताकि आप मेंटली फ्रेश हो जाते हैं। अच्छा, और जैसे मेंटल रिलैक्स की कुछ जो है ना आपकी मेडिसिन भी आती हैं, तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चीज़ें ठीक होती हैं, कुछ रिलैक्सिंग टैबलेट्स होती हैं, आपको बताया, इज़ दैट गुड टू हैव? अब उसमें ये आ जाता है कि अगर सिम्टम्स बहुत सिविरिटी की तरफ हैं, कि इनिशियली आपको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि एक मेंटल ब्रेकडाउन में एक सिम्टम आ जाता है कि नींद की डिस्टर्बेंस है, घंटों लेटे रहते हैं, नींद नहीं आती, तो ऐसे में अगर साइकेट्रिस्ट प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं। बट अगेन जितनी ये रिलैक्सेंट्स हैं या आप कह लें आप नींद के लिए लेते हैं मेडिसिन्स, या आपकी डिपेंडेंसी आप में कॉज करती हैं, फिर आप आदी हो जाते हैं इन मेडिसिन्स के। आप ये मेडिसिन लेंगे तो नींद आएगी, अगर नहीं लेंगे तो नींद नहीं आएगी। तो इसको छोड़ने के लिए या टेपर ऑफ करने के लिए भी प्रॉपर प्रोटोकॉल यूज़ होता है, वो भी साइकेट्रिस्ट ही बताते हैं कि कब कितनी डोज कम करनी है, कितनी क्वांटिटी कम करते जानी है, ताकि उसके विड्रॉल सिम्टम्स ना आए आपकी बॉडी में। अच्छा, कुछ हस्बैंड हजरात ऐसे होते हैं, बड़ी उनकी बाहर सिचुएशन अगर ख़राब है, किसी से झगड़ा हो गया, कोई बदतमीज़ी हो गई, तो घर आएंगे तो अपने माँ बाप के साथ भी बदसलूकी से पेश आएंगे, बेगम के साथ भी, ठीक है, बच्चों के साथ भी चिड़चिड़ापन, घर पे टाइम नहीं, कुछ नहीं, अगर आ गए तो अजाब है कि बस अब मैं अपने कमरे में जाऊँ, सो जाऊँ और बस दरवाज़ा नॉक करके आना, तंग ना करना, लाइट बुझा दो, यू नो, बेगम नमाज़ पढ़ी तो लाइट बुझाओ। अजीब बदतमीज़ी वाला एटमॉस्फेयर घर में रखना, चिड़चिड़ापन रखना, तो इस तरीके की सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? अच्छा, अब उसमें ये है कि ये जो चिड़चिड़ापन आ रहा है, घर वालों पे गुस्सा निकल रहा है, बेसिकली ये ऑफिस का गुस्सा है जो ऑफिस में निकल नहीं सका। बॉस थे, बॉस को अगर गुस्से में आगे से जवाब दिया जाए तो जॉब से फारिग हो जाएंगे, या कोई नोटिस रिसीव हो जाएगा जी आपने बिहेव प्रॉपरली नहीं किया। अब किया क्या जाना चाहिए, बेसिकली होता या हम ट्रेन यही करते हैं कि घर आएँ, पहले ज़रा पानी पिएँ, 5-10 मिनट बैठें, ज़रा थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर लें, उससे क्या होगा आप थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। समटाइम्स एक ट्रिगर पर्सन क्यों कर रहा है, घर आते साथ ही बेगम ने शिकायत लगानी शुरू कर दी, आज फलां बच्चे की स्कूल से कंप्लेंट आ गई है। एक पर्सन जो बाहर से ऑलरेडी थका हुआ आया है, एग्जॉस्ट आया है, उसको गुस्सा आ जाएगा। तो अगर आप घर आए हैं, पहले पानी पी लें, ज़रा 2-3 मिनट बैठ के पॉज एंड ब्रीद वाला हम एक टेक्निक यूज़ करते हैं। तो उससे क्या है, आप जो भी आपके ऑफिस का काम है, आपको एक पॉज आया, आप ब्रेक मिली है, तो आप थोड़ा सा एक फेज़ में आ जाते हैं, नहीं जी अब मैं घर आ गया हूँ,
अब मैं घर एंटर हो गया हूँ, तो ऑफिस का काम ऑफिस में ही, वहीं पे ख़त्म, चैप्टर क्लोज है। इसी तरह घर से आप जब ऑफिस के लिए निकल रहे हैं तो घर के जो भी मामूलात हैं वो घर का चैप्टर घर में ही क्लोज हो रहा है। अच्छा, जो औरतें स्ट्रेस लेके बैठी हुई होती हैं तो मतलब उनको चाहिए कि थोड़ा सा टाइम दें। बिल्कुल। होता ही है कि एक पर्सन बाहर से आ रहा है, हमें नहीं पता उसको ट्रैफिक में फंसा रहा है, ऑफिस में कोई मसला हुआ है, क्या दही हुआ है, नहीं लाए तुम, ये नहीं किया, फीस नहीं जमा कराई, बिल आते किधर साथ गया। ही वो जो एक सिचुएशन शुरू हो जाती है उसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा। आप 5-10 मिनट उस पर्सन को रिलैक्स तो होने देना, उसको जरा एक फेज में तो आने दें कि भैया वो ऑफिस से थका हारा घर आ गया, वो फ्री है, अब उस पर कोई उस तरह का मेंटल प्रेशर नहीं है, फिर आप बात करें। प्लस बात करने का भी तो तरीका है ना, एकदम आते साथ आपने शिकायत वाली बात की, कोई अच्छी बात भी तो होगी, पहले वो अच्छी बात कर लें, उसके बाद शिकायत वाली बात कर ली जाए। अच्छा, पहले टाइमों पे होता था ना कि लोग अंडा डब रोटी लेने निकल जाते थे रात को, मियाँ बीवी मोस्टली वॉक करते थे और सुबह का नाश्ता लेने के लिए जो है ना सामान उसका अंडे डब रोटियाँ पापे ब्रेड, जो कोई भी चीज़ें जो नाश्ते के लिए वो लोग लेने के लिए जाते थे, बच्चों को भी वॉक कराते थे साथ, खुद भी मियाँ बीवी। तो वो जो वॉक करते जाते थे ना, उस सिलसिले में बात कर रहे होते थे, घर में क्या हुआ, वो ऑफिस में क्या हुआ, दोनों आपस में एक दूसरे से अपना स्ट्रेस आउट बातें करके रिलैक्स हो जाते होते थे। अब ये वाली चीज़ें भी ख़त्म हो गई। आपने देखा है कोई मियाँ बीवी आप गली मोहल्लों में देख लें, कभी कोई निकले हों, कोई अंडा डब रोटी लेने निकले हों, गाड़ियों पे जाएंगे, सामान लिया, मॉलों में उतरेंगे, ग्रॉसरी स्टोर से उतरेंगे या फ़ोन करके ग्रॉसरी मंगवा लेंगे, या घर के स्टाफ को लगा के रखेंगे कि जाओ तुम ले आओ, कोई लड़का लड़की जो भी जिसको जो निकला तुम ये संभालो। तो वो अब चीज़ें, हर चीज़ वैसी प्रैक्टिस भी नहीं रही लाइफ में, चलेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं है, सारा दिन घर बैठे रहेंगे। औरतें समझती हैं कि घर के काम सबसे बड़ी एक्सरसाइज है, तो वो जो स्ट्रेस है वो निकल भी नहीं रही बंदे की, उसकी वजह से भी ये मेंटल इश्यूज बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल आ सकते हैं। उसमें ये किया जा सकता है, आप घर आए हैं, आप बेगम को पूछ लें 5-10 मिनट अपना टाइम लेके, ब्रेक लेके आप पूछ लें आज का दिन कैसा गुजरा, या खातून खाना अपने हस्बैंड से पूछ लें आपका आज ऑफिस का दिन या दिन कैसा गुजरा। तो एक सवाल छोटा सा है, कैसा दिन गुजरा, बच्चों से भी जी, अब बच्चों से आए, भी पूछ लें, ये नहीं कि ये किया था, पढ़ा था, वो किया था, बच्चों से भी पूछें आज का दिन कैसा गुजरा। इवन बाहर ट्यूशन पढ़ के आए हैं, गेम खेल के आए हैं, बच्चों के साथ खेल के आए हैं, तो आप पूछ लें कैसा रहा, तो उसमें बच्चे वो सारी स्टोरी आपको बता देंगे, अच्छा रहा, बुरा रहा, क्या चीज़ अच्छी थी, क्या चीज़ बुरी थी। अच्छा, इतने ज़्यादा स्ट्रेस से क्या दिमाग की जो शरियानें हैं वो भी पड़ सकती हैं? देखिए, आपका स्ट्रेस की वजह से आपका बीपी शूट कर सकता है, या बीपी बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, तो जाहिर बात है जब बीपी शूट करेगा तो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा एलैबोरेट किया आपने। अपना ख्याल रखिए, कुछ अपनी लाइफ में एक्टिविटीज़ रखिए, कुछ एक्सरसाइजेज भी रखिए साथ में, और दूसरों की खुशी में खुश होइए, ठीक है। थोड़े दूसरे को टाइम दीजिए। टाइम जो है वो बड़ा एक हीलर, जिसे कहा गया ना, टाइम इज़ अ बिग हीलर, वाकई। तो थोड़ा सा टाइम दे, चाहे घर पे कोई आता है या आप किसी के घर जाते हैं। एक तो ये जो बस दूसरों को देख के अपनी ज़िंदगी को चेंज करने की कोशिश करते हैं ना, ये भी एक स्ट्रेस है कि उसके पास ये गाड़ी है, इसके पास ये अच्छा है, उसकी बीवी ने ये पहना था, फलानी ये कर रहा है, इससे भी ज़रा दूर रहें, ये भी आपको स्ट्रेस देता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ रखें, भागें, दौड़ें, खेलें, कूदें, जिम जाएँ, तो आपका स्ट्रेस वैसे ही इन चीज़ों से भी बहुत आधा कम हो जाएगा। रेस्ट, फजूल की मेडिसिन्स मत खाएं, वो भी आपको स्ट्रेस देती है। और लोगों की बातों में मत पड़ें, लोगों की बातें मत करें, लोगों की चिक चिक की चीकियाँ पांचों में भी मत पड़ें, ये भी आपको स्ट्रेस देता है। जितना कम सुकून में अपनी लाइफ में सेटल रहेंगे, स्ट्रेस से बचेंगे। थैंक यू सो मच अगेन। ऑल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है, क्या दिखा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मुस्कुराहट के पीछे जो छुपी हुई जंगें हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। मुस्कुराते चेहरे हैं, उनके पीछे छुपे जो तूफ़ान हैं, जो आपको दिखते नहीं हैं, आज उनको दिखाएंगे। हर इंसान बहुत खुश नज़र आ रहा होता है, हंस रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, शुगल कर रहा है, मगर अचानक से पता चलता है कि ये तो डिप्रेशन में चला गया है, या ये फ़लानी बंदा, ये इसने ख़ुदकुशी कर ली थी। लोग कहते हैं तो बड़ा खुश नज़र आता था, इसने कैसे अपनी जान दे दी, ख़ुदकुशी कैसे कर ली भाई, वो तो बड़ा अच्छा बंदा था, पैसा वैसा, माल, बच्चे, दौलत, सब कुछ था। डिप्रेशन, हंसी के पीछे
जो तूफ़ान, उस तूफ़ान ने उसको अपनी लपेट में लेके उसकी जान ले ली। ऐसी कहानियाँ। डॉक्टर सैयद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। MS फाउंटेन हाउस हमारे साथ मौजूद है। मैंने इनके फाउंटेन हाउस में जाके काफ़ी शोज़ भी किए और उन लोगों से मिलती भी रहती हूँ। मेरा बड़ा ताल्लुक़ है इनके उधर फाउंटेन हाउस में जितने लोग रहते हैं, बड़ी दोस्ती है मेरी उन लोगों के साथ भी। इनकी वजह से इन्होंने मुझे भी उन लोगों के साथ बड़ा जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया। आज हमने इसीलिए इनको मधु किया। इनसे अच्छा इस टॉपिक को कोई नहीं इलैबोरेट कर सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप उम्रा जी, करके आए, वो जी। अलग बात है, अब तो आपके बाल भी सही वाले आ गए है ना? तो दुआ की थी आपने हमारे लिए, पाकिस्तान जी के हाँ, लिए। बिल्कुल सबके लिए, सारे पाकिस्तानियों के लिए, सारे मुसलमानों के लिए, सारे बेगम के इंसानों साथ के लिए। गए थे आप? जी हाँ, पूरी फैमिली, माशाल्लाह काफ़ी माशाल्लाह, लोग थे हमारे साथ। जी वाह हाँ। क्या बात है जी। तो अब हम इस टॉपिक को ज़रा आज आपसे एलेबरेट करवाना चाहेंगे कि जो इंसान के पीछे, एक हंसी के पीछे जो तूफान छुपा होता है, जिसे वो लेके बैठा होता है, दिल में पहाड़ हो जाता है। ठीक है, मेरी दिल, आपका दिल पत्थर का है ये तो हम बात करते हैं, मगर दिल में जो पहाड़ आपने बसा के बैठे होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे आज। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुज़ार, एक और ज़िंदगी, एक और सेहत वाला दिन आप सबके साथ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पे, सारी इज़्ज़तें अल्लाह, अल्लाह के रसूल और नेक लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक। मुझे तो लगता है कि ये मेरी कहानी है और हर उस आदमी की कहानी है कि जिसके पास ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो उसको प्रिटेंड करना पड़ता है लोगों के सामने कि वो बहुत खुश है, वो बहुत स्मार्ट है, बहुत कामयाब है, और उसके लिए उसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें पीछे झेलनी पड़ती हैं। हर उस बाप के लिए जो ये समझता है कि उसको अगर वो रोया तो सारी फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगी। हर उस बॉस के लिए कि जो ये समझता है कि अगर वो कमज़ोर दिखाई दिया तो सिस्टम ख़राब हो जाएगा। पहला क्वेश्चन तो आपने जो किया, लेकिन मैं एक क्वेश्चन आप सबसे करना चाहता हूँ आपके टीवी की तवज्जो से। कितना टाइम हो गया खुल के हंसने में? कितना वक्त गुजर गया खुल के हंसे थे? और वो जो दिल से हंसे थे, वो जो यहाँ से पेट से हंसे थे, कितना टाइम हो गया है? ज़रा बताएं तो अपने आप से पूछें कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, इस जिस खुशी को हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो गई? कितना टाइम हो गया है? ये जो तरक्की की मनाजिल को हम तय करते जाते हैं, कितना टाइम गुजर गया कि अच्छा फ़ील करते हुए कितना टाइम गुजर गया? बज़ाहिर लोगों को दिखाने के लिए कि हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोजीशन है हमारी, यहाँ सीढ़ी पे बैठे हुए हैं, कितना टाइम गुजर गया? पूछें अपने आप से, और पूछें अपने आप से कि ये सारी जंग का नतीजा क्या निकलेगा। तो मैंने तो एक रिसर्च पढ़ी और जो मैं हैरान हो गया उस पढ़ के कि जिन मुल्कों को हम समझते हैं कि वहाँ बहुत खुशियाँ हैं और वो बहुत तरक्की है, बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं, बड़ी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, मैंने स्टडी में पढ़ा तो मैं हैरान था कि वहाँ पे जो CEOs हैं, जो हेड्स हैं, जो बड़ी पोस्टों पे बैठे हैं, जैसे इस प्रोग्राम की CEO आप हैं और आप यहाँ बैठी हुई हैं, इस सिस्टम का CEO कोई और साहब है, और इस सारे सिस्टम को जो चैनल को चला रहा है उसके कोई और साहब CEO हैं। मैं हैरान हो गया कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा जो CEOs हैं वो अपने मिड 50s और 60s में दुनिया से चले जाते हैं। मिड 50s और 60s में दुनिया से चले जाते हैं। इतनी जल्दी? जी। और उसकी मेन रीज़न क्या है कि नाअहल स्टाफ, नाअहल जूनियर्स, क्योंकि वहाँ तो फैमिली सिस्टम भी तो नहीं है ना। क्या आप रोलें आके घर, बेगम को बता दें, अम्मा को बता दें, बहन को बता दें, बेटी को बता दें कि यार ये हो रहा है मेरे साथ ऑफिस में? वहाँ ये भी नहीं है। अच्छा, वहाँ काउंसलर्स भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। वहाँ काउंसलर की जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंस है और वहाँ मौजूद हैं, वहाँ थेरेपिस्ट मौजूद हैं, बड़े प्रोफेशनल्स मौजूद हैं, लेकिन जाए कौन? छुपाना भी तो है ना, इज्जत भी तो है कि सबको पता चल जाएगा। वहाँ पे भी यही मसाइल हैं। तो आप ज़रा स्टडी देखें, क्या स्टडी निकली है। अच्छा, अभी रिसेंट पास्ट में, बल्कि 3-4 दिन पहले ही, मेरे एक बड़े दोस्त, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी और मैंने अपने सामने अपनी आंखों से उनको बहुत तरक्की करते हुए देखा। आज माशाल्लाह उनकी 3-4 फैक्ट्रीज़ हैं
और वो हमारे मुझे ऐसे ही मिलने के लिए मैंने कई दफ़ा उनसे कहा था कि मेरे पास आए, बैठे कब लगाएंगे। तो वो आए तो उनके जहन में ये था कि हम 10 से 15 मिनट, क्योंकि आप पता है कैलकुलेशन भी शुरू हो गई है टाइमिंग्स की, जाने की, किस वक्त आना है, किस वक्त जाना है। हमारे अब्बा बड़ी खूबसूरत बात कहते, हमारे अब्बा ये कहते थे कि जो मोहब्बत करने वाला है ना बग़ैर टाइम देखे आता है, यानी अमूमन वो खाने के वक्त आ जाता है, और जो प्रोफेशनल और इस तरह के लोग होते हैं वो पूछ के देख के, वो जो जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि भाई आप बिज़ी तो नहीं हैं, आप सो तो नहीं रहे हैं, आप खा तो नहीं रहे हैं, तो उस टाइम सेट करके आना जो होता है वो अब हमारे कल्चर का हिस्सा भी बनते जा रहा है। लेकिन हमारे अब्बा ये कहते थे कि भाई जब वो मोहब्बत वाला आता है ना तो बगैर देखे हुए आता है, और उसको ये नहीं होता कि आप सो रहे हैं, खा रहे हैं, वो आके जगह भी देता है, कहता है भाई उठ, मैं आ गया हूँ, और घर में क्या है पका हुआ ले आ, मुझे भूख भी लग रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारे पास उसकी कमी पैदा होती जा रही। तो वो जो एक ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और इसी चीज़ पे थोड़ा सा और भी डिस्कस करना चाहूँगी कि आजकल अगर कोई बगैर बताए आ जाए तो बहुत बुरा मनाया जाता है कि यार बता के क्यों नहीं आया। हाँ। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि आजकल कोई बेल बजा दे और बिन बताए आए कि भाई मैं आ गया हूँ, तो वो तो बुरा समझा जाता है, सरप्राइज दे कैन नॉट टेक कि क्यों आए मेहमान, क्यों आ गए ऐसे। बस वही हमारा कल्चर जो चेंज हो रहा है। अल्लाह रसूल की हम बात तो करते हैं लेकिन हमने उनकी बातों को छोड़ भी दिया है ना। मेहमान तो अपना रिस्क लेके आता है और अल्लाह की नेमत होती है, उनको मेहमान कहाँ समझ, हम तो जहमत समझ ली, रहमत कहाँ समझ रहे हैं, जहमत समझ ली, मुसीबत पड़ गई, वो आ गए, आप लाओ कुछ खिलाओ, बिन बनाया आ गई ये बहन, आराम से बैठे थे, लेटे थे, हाँ, उठना पड़ेगा, वो कपड़े जनाब थोड़े सही कपड़े पहनने ठीक पड़ेंगे, करना पड़ेगा, सोफे की चादर ठीक करनी पड़ेगी, जो सोफे की चादर डाली हुई थी, अब उनके बच्चे आ गए हैं खराब कर देंगे, किचन में जाओ, ये कौन उठे कौन जाए। तो ये, लेकिन वो इतनी बड़ी बेनिफिट है उसका कि मैं आपको क्या बताऊं, उस पर कभी इंशाल्लाह मौका मिला तो मैं अपने दोस्त की बात बता रहा था कि वो 10-15 मिनट के लिए टाइम लेकर आए और 3.5 घंटे मेरे पास बैठे, और जाते हुए मुझे वो कहने लगे कि मैं नहर पे जा रहा हूँ और मैंने बड़े गाने लगाए हुए हैं और मैं अपने आप को इतना हल्का फील कर रहा हूँ कि अगले 2 महीने मेरे जो है ना वो बहुत अच्छे गुजरेंगे, क्योंकि आज मैंने अपनी सारी दिल की वो बातें कर ली जो मैं कहीं और नहीं कर सकता था। वो जो स्ट्रेसेस थे कि जिस पे मुझे जज किया जाता वो मैंने आज कर लिया। अच्छा, जो और वो बड़ा खुल के हंसे, हर उस मौजू पे बात कर ली कि जो बड़े सेंसिटिव थे और क्वेश्चन मार्क्स थे उस पर उन्होंने बात कर ली। इमरान साहब एक और बात भी तो होती है ना, अगर मर्द कहीं रो जाए, रो के बात कर ले, अपने गम का इजहार कर ले, तो उसकी मर्दानगी पे भी बात उठाते हैं ना कि भाई मर्द थोड़ी रोता, ये तो मर्द क्यों रो रहा है। बिल्कुल वही जो आपने फिल्में भी देखी होंगी, गाने भी सुने होंगे, मर्द टांगे वाला, और मर्द को जो है वो दर्द नहीं होता, मर्द को नहीं रोता भी नहीं है। और अच्छा, ये मर्द अभी मर्द नहीं बना, जब ये छोटा बच्चा होता है ना तो जब भी उसको लाइन बेबी कहा जाता है, लाइन बेबी नहीं रोता, ऐसे ही है। तो वो लाइन बेबी बेचारा बचपन से ये सीख रहा है कि ये एक बुरी चीज़ है, ये रोना है और ये अपनी बात डिस्कस करना है, ये एक बुरी चीज़ है, इसको अपने अंदर रखो यहाँ तक कि तुम अंदर से सड़ जाओ, गल जाओ, और फिर अल्टीमेटली उस लेवल तक आ जाओ जब तुम्हें पागल करार दे दिया जाए, या इस लेवल तक आ जाओ जब तुम खुदकुशी कर लो। ये खुदकुशी, ये पागल होने का प्रोसेस दिन में नहीं होता कि जी आज ये हो गया, आज ही नुकसान हो गया, आज पढ़ाई में फ़ेल हो गया, या आज जो है ये इसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो गई, आज इसको तलाक हो गई, या आज इसके बच्चों में कोई प्रॉब्लम हो गई तो इसने खुदकुशी कर ली। ना ना ना, प्रोसेस तो सालों पहले चलता है और वो बार बार क्लू दे रहा होता है और हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रहे होते। हम उसको कह रहे होते कि वही वाली बात कि मर्द तो को दर्द नहीं होता, मर्द रोता नहीं है, और मर्द जो है ना उसको एक अजीब परसोना और झूठी मुस्कुराहट। अच्छा, मैं जिससे मैंने आपको कहा ना कि हम हमेशा कंपैरिजन करते हैं, लेकिन अब तो खैर अमेरिका और यूरोप के बारे में सबको पता चल गया कि वो भी हमारी तरह से ही हैं सारे, ईरान की वजह से। तो वो मैंने एक जगह पढ़ा कि जो फेक किस्म की जो मुस्कुराहट है, ये झूठी मुस्कुराहट जो हम देते हैं ख़ास तौर पे मीडिया में, या जो तस्वीर खिंचवाते वक्त तस्वीर में दें, ख़ास तौर पे एक तस्वीर में ख़ास मुस्कुराहट होती है कि जहाँ आपको 100% अच्छा दिखाना होता है, दिल अंदर कुछ और कह रहा हूँ, आंखें कुछ और कह रही हूँ, दिखाना आपने दांतों के ज़रिए यही है कि वो चीज़ बोलो तो एक मुस्कुराहट दिखाओ। तो ये जो झूठी मुस्कुराहट वहाँ के CEO दिखाते थे,
पता ये चला है कि एक रिसर्च उन्होंने की, मतलब वो तो हर बात पे रिसर्च करते हैं और उसके बाद उस पर अमल करना शुरू करते हैं, हम तो खैर ये काम करने से बहुत दूर हैं। उन्होंने कहा $1 ट्रिलियन का नुकसान हो रहा है मार्केट को झूठी मुस्कुराहटों की वजह से। ये ज़रा स्टडी सुने, ये कैसी अजीब बात है। यानी अंदर से तो आप उदास हैं, परेशान हैं, थके हुए हैं, गमज़दा हैं, झूठी मुस्कुराहट दे रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि आप 100% काम कर रहे हैं, जबकि आप 100% काम नहीं कर रहे, आप 50% काम कर रहे हैं। तो आप मार्केट के अंदर जो आपकी पोजीशन है वो ख़राब इसलिए हो रही है, क्या आपका पर्सोना ऐसा है कि आप बड़े अपने आप को बहुत शानदार दिखा रहे हैं, रिजल्ट कुछ और बता रहे हैं। तो $1 ट्रिलियन, हम $2 अरब के लिए जनाब वाली मुसीबत पड़ गई है हमें पैसे मांगने की, और $1 ट्रिलियन वो झूठी मुस्कुराहट। इसका मतलब अगर हम सब मिलके अगर प्रॉपर और पॉजिटिव हो जाएं तो आप ये सोचिए कि कितनी शानदार जो है वो हमारे रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जो पीछे है वही दिखाना है ना। तो क्या कोई इंसान बिल्कुल पॉजिटिव हो सकता है, उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिविटी हो ही ना? क्या वो इस प्रैक्टिस के साथ चल सकता है कि भाई मैंने नेगेटिव होना भी नहीं है, ना सुनना है नेगेटिविटी, अच्छा, ना मैंने नेगेटिव चीज़ों को इन्हांस करके उधर बैठना है? अच्छा, उसमें होता ही है कि इंसान अल्लाह में तो है नहीं, गलती हो सकती है, गलतियाँ हो सकती हैं, उसके चारों तरफ के लोगों की जो गलतियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन हमें लर्न करना चाहिए। असल में हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली होती कि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें ट्रेनिंग नहीं ली होती। मैं आपकी आपने बड़ी उम्दा बात की कि कैसे हो सकता है। अच्छा, आपको पता है कि पाकिस्तान में आप ज़्यादातर जवान लोग हैं, इंक्लूडिंग यू और इस तरह के सारे लोग, जो 60% लोग हैं वो जवान लॉट है, और वो 15 साल से और 50 साल के दरमियान के लोग हैं जो प्रोडक्टिव हैं और जो काम करना चाहते हैं। अच्छा, आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान में जो है ना 25 से 30% लोग मेंटल इलनेस के साथ रहते हैं। तो मैंने 7-8 करोड़ लोग, उनमें से ये लॉट जो है वो सबसे ज़्यादा है, अफेक्टेड भी सबसे ज़्यादा है, कामयाब भी सबसे ज़्यादा है। अच्छा, इस 60% जो यंग लोग हैं, इसमें से 80% वो लोग हैं जो इलाज करवाना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं मैं ठीक हूँ, वो कहते हैं मैं ठीक भी हूँ, और अगर खुदा ना खास्ता मैं इलाज की तरफ चला गया और मैंने अपनी डिस्कस कर ली कि मैं कमज़ोर हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे मेरा माशरा ये कर रहा है, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार, मेरे ऑफिस वाले, स्कूल कॉलेज वाले मेरे साथ ये कर रहे हैं, तो मुझे लेबल कर दिया जाएगा तुम कमज़ोर हो, तुम मेंटली तुम्हें ठीक नहीं हो, तो मैं ये लेबल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ये जब लेबल बर्दाश्त नहीं करता तो वो उसमें से भी 15 से 29 साल के दरमियान के कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ यंग लोग ऐसे हैं कि जो अल्टीमेटली खुदकुशी कर लेते हैं। उन्होंने इतना प्रेशर। अभी मेरे पास रिसेंट पास्ट में एक बच्चा जिसको मैं ट्रीट कर रहा था, बहुत शानदार बच्चा, ब्राइट बच्चा, पढ़ने में, वालिदैन का जो है वो प्रेशराइज कि इसको 100% नंबर, 100%। उसने कहा सर मैंने खुदकुशी कर लेनी है अगर मेरे माँ बाप ने मुझे ये कहा, और उसके बिल्कुल ट्रेंड ऐसे लग रहे थे कि जनाब इसने कर लेनी है। वो तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरे पास आ गया, मुझे वो अपना बड़ा समझता था, तो फिर मैंने उसके वालिद को बुला के डिस्कस किया। वो जो पीक पॉइंट आया हुआ था, कहता कि ये जो यूनिवर्सिटी वालों ने भी कुछ मामलात ऐसे बनाए हुए कि वो रोक लेंगे मुझे, खुदकुशी करने से रोक नहीं सकता ये मुझे। इतना पक्का? मैंने उसकी यूनिवर्सिटी वालों से भी बात की। अच्छा। और फिर उनके पेरेंट्स से बात की। मतलब वो जो मेंटोर और काउंसलर या किसी पीर या बुज़ुर्ग वाला रोल वो सारा मैंने अदा किया, और उसका नतीजा है कि आज माशाल्लाह वो उसकी सेहत बेहतर है। ये बड़ा एक। अच्छा, हम ये खुदकुशी वाले थोड़े से चैप्टर को भी यहाँ पर डिस्कस जरूर करना चाहेंगे कि कुछ जो सिचुएशन ऐसी हो जाती है, माशरा या तो बना देता है, घर वाले बना देते हैं कि बंदा इस स्टेज तक जाता है, और क्यों ऐसे होता है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। डॉक्टर इमरान हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे थे खुदकुशी। ये आपको पता है एक जहरीला सा नाम, ख़तरनाक सा नाम लगता है। देखने में बज़ाहिर तो बंदा बहुत अच्छा सुकून वाला दिख रहा होता है कि भाई ठीक है, हंसी खुशी, फिरता, खाता पीता, अच्छी तरीके से मिलता था, उठता बैठता था, पता भी नहीं कभी लगा कि इसको कोई डिप्रेशन था, इसने खुदकुशी कर ली। क्या होता है ऐसे यहाँ तक स्टेज पे जाना? बज़ाहिर नहीं फील हो रहा। अच्छा, ये भी फिर मैं आपसे जिस तरह हमने पहले बात की, एक प्रोसेस है, और ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ये एक दिन में हो जाता है, वो प्रोसेस चल रहा होता है। अच्छा, कुछ तो हमारे ख़ानदान में, मतलब वो जिसने ख़ुदकुशी की होती है उसके ख़ानदान में कुछ मेंटल इलनेस भी होती है, और कुछ ऐसे सेंसिटिव से लोग होते हैं कि जो बहुत हसास होते हैं, जिनके लिए बहुत छोटी छोटी सी बातें जो है वो बहुत बड़ी होती हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल हमेशा एक देता हूँ कि आप गुब्बारा कोई ले लें,
तो गुब्बारे में ज़रा सी भी उंगली लगाएंगे और ज़रा सी प्रेशर पॉइंट उसमें डेवलप होगा तो वो फट जाता है। कुछ लोगों के लिए ये भी प्रोसेस है। अच्छा, आप ये देखिए कि हम रोज़ाना एक दूसरे से खैरियत पूछते हैं। अच्छा, ये खैरियत है क्या वैसे? ये ऐसे लफ्ज़ी स्लैंग बना लिया हमने। अच्छा, हाँ क्या हाल है, ठीक हो? अच्छा, पहले ही हम उसकी खैरियत पहले कहते हैं, हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है तुम्हारे। उसके अब तो ये ट्रेंड हो गया है कि हाल पूछने के बाद ये रुक के जवाब सुनने की भी तौफीक नहीं रह गई कि वो ठीक है कि नहीं है। एटलीस्ट उसकी तरफ देख के, वो जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि देख के उसको शक्ल से देखो, उसके कपड़ों से देखो कि भाई वाकई में खैरियत है कि नहीं है। अच्छा, उसने भी जवाब बड़े मजे से आगे से देना, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पेटेंट और पेट किस्म का जो है ना वो जुमला है जो आपको रिफ्लेक्ट ही नहीं करता कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हाँ, फिर देखे ना, ये हाल हो गया है कि हम 30 सेकंड का भी, इस तरह वो रील देखते हैं ना, आपको ठकाठक 1 मिनट में 5 रील देख लेते हैं आप, जबकि वो रील हर 1 मिनट से कम होती है। ऐसे ही है। यही इंसान को भी हमने परसीव किया होता है। अच्छा। नतीजा ये है कि जिसके अंदर गम, गुस्सा, तकलीफ है वो आप तक पहुंचता ही नहीं है, वो आप तक पहुंचता ही नहीं है। वो जो प्रोसेस चल रहा है ना, वो जो खुदकुशी की आपने की है, वो प्रोसेस जो है ना वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। और जब हम उससे एक सुपरफिशियल सी बात करते हैं तो उसका नतीजा, वो ज़्यादातर जवाब आपको पता है किस चीज़ का दे रहा होता है? वो अपनी जिस्मानी हेल्थ का दे रहा होता है। आप जब खैरियत पूछते हैं ना, अभी ज़रा पूछे ना अपने साथ, अपने स्टूडियो में बैठे लोगों से कि तुम कैसे हो, तो वो क्या जवाब देंगे? वो अपनी जिस्मानी हेल्थ के बारे में देंगे कि भाई मैं ठीक हूँ। वो ठीक क्या, मुझे बुखार नहीं है, मुझे खांसी नहीं है, मुझे दर्द नहीं है। इनसे पूछें तुम्हारी मेंटल हेल्थ कैसी है, बोलेंगे मैडम आप अपनी फ़िक्र करें, हमें क्या हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी मेंटल हेल्थ है, और मेंटल हेल्थ के बारे में हम कभी बात नहीं करना चाहते। और ये खुदकुशी जो है ना वो किसी जिस्मानी वजह से नहीं होती, वो मेंटल हेल्थ के ख़राबी की वजह से खुदकुशी की तरफ आते हैं। इवन डिप्रेशन है, इवन एंजाइटी है, इवन घर का टूटना है, इवन जो है वो नौकरी का ख़त्म होना है, इवन जो है वो रिश्तों में ख़राबी है, इवन बच्चों की कमी है, पढ़ाई की कमी है, उनकी अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है, उनके अंदर बीमारियों की कमी है। ये सब कुछ जो है वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाला जिससे हम बात कर रहे हैं, जिससे हमने पूछा है क्या हाल है, वो कोई जहनी मसाइल का शिकार है? उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको टाइम दें। जो सबसे कीमती चीज़ है जो आप देना नहीं चाहते, हम तो देना टाइम उसी को चाहते हैं ना जहाँ से कुछ मिलना है। यहाँ तो गिविंग एंड है। ये जो बुज़ुर्ग थे पहले किसी ज़माने में, या आज भी आपके मेरे मोहल्लों में ख़ास तौर पे जो चारों तरफ के हमारे देहात हैं या कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो सो कॉल्ड जाली पीर बैठे होते हैं, ये क्यों कामयाब है भाई? बड़ी कोशिशें कर ली, दिन भर टीवी में प्रोग्राम कर लिया, आपने भी कर लिया, मैंने भी कर लिया, और लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसी जाली पीरों में बात की। ये कामयाब क्यों है? ये सुन लें, हम सुनते नहीं। आप करें ना, आज ये प्रैक्टिस करें। अच्छा, बात आपकी कितनी सही है। किसी जाली पीरों के पास चले जाओ, औरतें बैठी होती हैं, अपने दुख, अपने गम, अपनी सास का, अपने मियाँ का, रो रही होती हैं। आपको मैं हैरान, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा एक जाली पीर तो मैं नहीं कह सकता उनको, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त, और वो इंडिया से आते थे। अच्छा। एक मज़ार था इंडिया में बहुत बड़ा, वहाँ से वो एक पीर साहब, मेरा एक दोस्त था, वो उनका मुरीद था, मुझे लेके चला गया। अच्छा, मेरी पहला एक्सपीरियंस है और पहला और आखिरी एक्सपीरियंस है कि जो मैंने देखा कि वो किस तरह डील कर रहे थे। हाँ। मैं दूर बैठा था, सबसे पीछे था भी, हम यंग एज, हमें तो समझ में भी नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। तो लोगों ने क्या करना, लड़कियों ने, औरतों ने खास तौर पर बुरखे पहनने की कॉन्सेप्ट एक, तो बुरखे में से एक तस्वीर निकालना अपनी किसी नंद की, जेठानी की और भाभी की, उसे पढ़ के फूकना, कहना जा अब आज के बाद ना ये तेरे बारे में कोई बुरा कहेगी नहीं। और वो बड़ी खुश अब उस तस्वीर पे फूकने के बाद आप सोचे कितना ज़बरदस्त साइकोलॉजिकली। और वो जो बुजुर्ग थे, नहीफ से, सफ़ेद दाढ़ी, मुझे आज भी उनकी शक्ल याद है, लेकिन उनकी जो खूबसूरत बात होती थी ना, वो बड़ी तसल्ली से उस औरत की बात सुनते थे कि जैसे आगे बढ़ के उसकी तरफ टिल्ट होके, और फिर जब उसने बताना, जब वो इतना रैपो बिल्ड हो गया कि उसने तस्वीर निकाल के दे दी और तस्वीर उन्होंने फूंक दिया, वो ऐसे खुश होके बाहर निकलती थी कि जैसे आज वो जिठानी गई। तो ये जो है ना वो, तो आप करें ना, सुनने वाले खत्म हो गए, आप सुनते नहीं। आप फिजा एक काम करें, अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, आपको इस पोजीशन में बिठाया, आप ज़रा ये 4-5 लोग जो है ना यहाँ बैठे हुए, ये जो सारे हमारे दोस्त हैं जिनकी वजह से हमारी इज्जतें हैं, टीवी वाले, लाइट वाले, कैमरे वाले, बैठे ज़रा 1-1 घंटा इनके साथ, 1 घंटा बैठना है
और सारी चीज़ सुननी है फिर। अभी तो ये चलते फिरते आप सलाम कर लिया आपने, सुने ज़रा, फिर देखें कि ज़ख्म कहाँ है, रास्ते कहाँ हैं, मुंह कहाँ है, वो कंधे कहाँ हैं कि जिन पे सर रख के हम बात कर सकें। ये जो फेक किस्म की मुस्कुराहटें हैं, झूठी मुस्कुराहटें, और अल्टीमेटली आप देखें वो, अच्छा मैं दो ऐसी नस्लें हैं, दो ऐसे कम्युनिटीज़ के लोग हैं कि जिनके बारे में मैं कहता हूँ कि हम बिल्कुल बात नहीं करते, यानी वो निगलेक्टेड लोग हैं भाई। एक बच्चा, इसको क्या है, इसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे ही बदमाश है, नखरे कर रहा है, रोता है, पढ़ना नहीं चाहता है, कपड़े नहीं पहनना चाहता है, ये तो बदनाम करके रख देगा। कभी जनाब आली आपने उसके साथ बैठ के कोई डायलॉग नहीं किया होता, कभी नहीं किया होता, मैं आपको बता दूं। दूसरा, एक बुजुर्ग 60 साल 65 साल 70 साल का, ये तो पूरा जो वो पता नहीं, वो नहीं मकूला है कि जनाब 900 चूहे खा के पता नहीं क्या, 90 चूहे खा के जो हज को चली बिल्ली, मतलब अब ये इनको मुसीबत पड़ गई है, पूरी ज़िंदगी मज़े की है, अब इनको कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। वो एक निगलेक्टेड कम्युनिटी है जो 60 साल 70 साल 80 साल, उनको कोई नहीं पूछता। यानी खुदा ना खासा अगर वो बुज़ुर्ग जो है ना साफ़ कपड़े भी पहन ले, देखो इसको क्या मुसीबत पड़ी हुई है, नए कपड़े पहन के बाहर निकल रहा है, इसको क्या जरूरत, मरने के करीब है, कब्र में जो है ना टांगे हैं। ये दो कम्युनिटीज़ जो हैं हमने बिल्कुल इनको, अच्छा वो ज़्यादा बेचारे हंस भी नहीं सकते, वो बड़ा पता नहीं किस चक्कर में हंस रहा है। यानी ये हमारी कम्युनिटी, तो ये जो झूठी मुस्कुराहटें हैं ये हमने अपनी तरफ से, अच्छा ये सारी चीज़ें ना मैं ख़ुद अपने ऊपर भी फ़ील करता हूँ कि मैं क्योंकि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं फ़ील करता हूँ दूसरों की तकलीफ़ों को, तो फिर मैं फ़ील करता हूँ कि मैंने इनके साथ कैसे डील करना है। तो मैं बुज़ुर्गों को, मेरी रिक्वेस्ट होगी कि बुज़ुर्गों को पूछें ज़्यादा। आपको पता है मैं छोटी थी, हम जब कराची में रहते थे, बड़ी अजीब सी स्टोरी है, आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरी एक दोस्त थी हमारे कॉमन फैमिली फ्रेंड में, तो क्या हुआ कि उनके जो दादाजी थे ना बहुत बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि बस उनकी दादी ने एक दिन अपने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि जब तक मेरे साथ रहे शादी में, एक लड़की है उसका नाम लेते रहते थे, और एक तस्वीर उनकी है, उनकी चीज़ें हैं इनके साथ कुछ, तो वो नंबर भी है, बस ये कहते रहते हैं कि इसको फ़ोन करो, इसके अब्बा को फ़ोन करो, उसके भाई को फ़ोन करो, मुझे इससे मिला दो। और अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि वो सिर्फ उसी का नाम लेते हैं, बात कुछ नहीं कर सकते, मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती है उनकी, वो सिर्फ उसका नाम लेते रहते हैं। आप यकीन करें कि उनकी अम्मी ने, ख़ास दादी ने कहे कि बच्चों को, तो कहा कि बुलवाएं उसको, फ़ोन करें उस औरत को। तो खैर जब तक पता चला तो उस औरत की डेथ हो चुकी थी। मगर इस सिचुएशन तक फैमिली आ गई कि इनको टेंशन, डिप्रेशन जो इनकी पूरी शादी में रहा है, एक उनकी मोहब्बत थी वो फंसी हुई थी। आज तो खैर बात ही लोग करते हैं, कहते हैं मोहब्बत ही कोई नहीं है, किसी को सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती। वो किसी से मोहब्बत करते थे मगर घर वालों ने शादी कहीं और करा दी, तो उन्होंने निभाया, बच्चे घर बार सब कुछ किया, पैसा वैसा बनाया, मगर उनकी वो जो एक तकलीफ़ थी ना वो वहीं अटकी रही कि उनको मोहब्बत हुई और उससे शादी नहीं हुई, उसका नाम लेते रहते थे। अच्छा बिल्कुल एक सेम केस ना मेरे अस्पताल में भी अभी अल्लाह मियां ने उसको ज़िंदगी दी हुई है। और जब मैं आज से 23 साल पहले फाउंटेन हाउस में आया था तो एक शख्स था जो बड़ी नमाज़ें पढ़ाता था, मस्जिद को उसने संभाला हुआ था, बड़ी स्मार्ट। हो सकता है कि आपकी भी मुलाकात हुई हो क्योंकि आपने बड़ा फ्रीक्वेंटली विज़िट किया है हमें, तो बड़ा स्मार्ट सा। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि यार तुम इतने स्मार्ट और बेहतरीन हो तो तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो इतने साल से, इसका मतलब कि तुम मेरे से पहले भी हो और अभी वो काफ़ी बीमार हो गए तो अपने घर चले गए। एज भी आप सोचो ना 23 साल तो मुझे हो गए, तो वो मुझसे पहले के थे वहाँ पे, ठीक, हाँ। कितनी एज होगी उनकी। हाँ। उसने एक अजीब सी बात मुझे बताई और उसने कहा कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत थी तो घर वालों ने जो है मेरी शादी नहीं होने दी। हाँ। वो लड़की ने शादी वाले दिन ना खुदकुशी कर ली। आय हाय। तो फिर मैं जो है मेरी तबीयत ख़राब हो गई, वो तो बाद में उसको इंसाइट आ गई कि मैं मेंटली इल हो गया और मैं कपड़े उतार के रोडों पे नारे लगाता था और ये करता था। फिर घर वालों ने पकड़ के मुझे यहाँ जमा करा दिया। ये स्टोरी फिर वो ट्रीटमेंट हुई। तो हमें ये भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अच्छा मैं ये जो आपने बात की ना, ये बड़ी एक ऐसी बात है कि अगर मैं हम टीवी पे करें लोग बोलेंगे जनाब आप किस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई इंसान मोहब्बत प्रमोट करते हैं तो हमें लोग बुरा क्यों करते हैं, हम पे जज क्यों करते हैं? इंसान जो है ना, इंसान के अंदर ये अल्लाह ताला ने डाली चीज़ है ना। ये आप मुझे मोहब्बत के चैप्टर को ना इस पूरे ब्रेक के बाद इलैबोरेट करें, क्योंकि देखिए आज के दौर में मोहब्बत पे बात कोई नहीं होती। हाँ
किसी का कत्ल करना बात कर लो, किसी फलानी ने उसके साथ गलत कर दिया, चोरी कर दी, औरत को चपेड़ मार के मर्द ने जो है ना बड़ी मर्दानगी दिखा दी, उस पर बात करेंगे बैठ के बड़े फख्र से, मगर कभी इस बात पे बात नहीं करेंगे कि फलानी को उससे मोहब्बत थी, उसको उससे मोहब्बत थी। मोहब्बत को स्प्रेड करें। ब्रेक के बाद बात करते हैं मिसालें। अच्छा, हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे क्योंकि जो मोहब्बत अगर किसी को है और किसी ने अपनी मोहब्बत में नाकामी में कोई ऐसा स्टेप उठा लिया कि खुदकुशी कर ली या फिर कोई उसकी मर्ज़ी शामिल नहीं थी और वो उस सिचुएशन में खुश नहीं है, मगर हम किसी की खुशी नहीं, हम कभी कभी अपनी अना देखते हैं, अपना घराना देखते हैं, अपना ख़ानदान देखते हैं और दो दिलों को मिलने से रोक देते हैं, जबकि अल्लाह ताला कहता है मैंने तुम्हें जोड़ों में उतारा है और अल्लाह का बनाया हुआ जोड़ा उसको हम दुनिया में जो है ना तोड़ रहे होते हैं। कभी किसी की शादी तोड़ रहे होते हैं, हाँ। कभी किसी की खुशी में खुश नहीं होते, हाँ। हम उसकी जो है ना बस बर्बादी सोच रहे होते हैं, अजीब प्लानिंग। तो ये जो जोड़े जो अल्लाह ताला ने हमें जोड़ों में उतारा, तो हम यहाँ पे किसी का जोड़ा बर्दाश्त क्यों नहीं करते? हम क्यों नहीं बनने देते? किसी का घर बसने क्यों नहीं देते? उसकी शादी क्यों नहीं कराते? अच्छा, जो मैं आपको एक तो पहली बात तो ये है कि ये सारे जज्बे, चाहे वो मोहब्बत है, नफ़रत है, गुस्सा है, हसद है, जलन है, ये जज्बे अल्लाह की तरफ से पैदा हुए हैं। हमारा तो बिलीव क्या है? हमारा बिलीव ये है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। अरे वाह, हमारा बिलीव तो यही है ना, सही है, बिल्कुल हम इसी बिलीव पे जिंदा है और हमारा ईमान इसी बात पे। बेशक। तो भाई ये जो किसी के लिए एहसास या उसके बारे में अच्छे ख्याल, जिसको आम लफ्ज़ों में मोहब्बत भी कहा जाता है, तो क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर हो सकता है? नहीं। चलें बताएं। नहीं, अल्लाह ताला ना चाहे दिल में लाए ना। 400 मैं जो बड़ी बात कहता हूँ कि 4 अरब औरतें और 4 अरब मर्द पूरी दुनिया में अगर डिवाइड कर लें 50%, ऐसे, हाँ। आपको एक ऐसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है जो 800 किलोमीटर दूर रहती है, उसके बीच में कोई कई अरब दूसरी औरतें भी रहती है, लेकिन उनका ख्याल भी नहीं आता। भाई ये कैसे हो गया? ये भी जो है, मेरे एग्जाम्पल ले लें, मैं यहाँ पाकिस्तान में रहती हूँ, मेरे मियाँ यूके में रहते हैं और हमें देखें मोहब्बत हुई है, मोहब्बत की शादी की है, मैं ही सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने बैठी हूँ। वो कहाँ थे, मैं कहाँ हूँ? देख लें, 7 घंटे की फ्लाइट और 7 घंटे की फ्लाइट की दूरी से मोहब्बत आपने कर ली। तो मोहब्बत तो बेसिकली एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एहसास देना और एक दूसरे की तकलीफ़ों और खुशियों को शेयर करना और एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करने का नाम है। हाँ, मुश्किल पैदा करने, हाँ, कोई दूसरे की जिंदगी में थोड़ी जाता है कि मैं आपकी जिंदगी अजाब बना दूं और वो मेरी जिंदगी अजाब, ऐसे थोड़ी होता। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये जज्बा तो अल्लाह ने डाला है, अब उसको आप जो है ना वो गलत वे में ले लें। अच्छा, फिर कुछ हमारे कल्चरल इफेक्ट भी हैं, तो अल्लाह ने जो है ना वो हमने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं। ये ज़ात पात, ये देख लेना, ये भी एक बड़ी रुकावट है। फिर बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो जो यूरोप हमसे आगे निकल चुका है कि हमने इन चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। शादी भी जो है ना वो हमारे मज़हब में सबसे आसान है। हमारे मज़हब में ज़्यादा खुश होता है, सबसे आसान काम अगर कोई इज्जत वाला काम है वो शादी है। ऐसे ही हमने उसको इतना झूठे तरीके से आगे बढ़ाया हुआ है कि मुश्किल तरीन कर दिया है। मैं तो ये भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि कहीं अगर आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही तो उस महफिल में जाओ जहाँ पर निकाह पढ़ाया जा रहा है। हाँ। लोग कहते हैं ना, अच्छा यहाँ पर निकाह पढ़ाया जा रहा है, अच्छा ठीक है, इस महफिल में नहीं जाएंगे, निकाह हो जाएगा, फोन करके मुबारक बच के। मैंने सुना है कि निकाह जहाँ पे पढ़ाया जा रहा हो वहाँ पे जाके उस महफिल में हाथ उठा के दुआ करो तो कबूल हो जाती है कि उसको उसमें भी आसानियां अल्लाह ताला कबूल फरमाता है उस महफिल की दुआ। इसके अलावा मोहब्बत जो है ना वो खाली लड़का लड़की की मोहब्बत नहीं है भाई, अपने वालिदैन से भी तो मोहब्बत करो ना। हमारे नबी से मोहब्बत है सबसे पहले, जो हम हमारे रसूल से मोहब्बत करते हैं, मतलब अपने घर से, अपने पड़ोसियों से, अपने शहर से, अपने बहन भाइयों से, फिर अल्टीमेटली जो मोहब्बत का मंबा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो अपनी उम्मत से करते हैं। अरे वाह, फिर इससे बड़ी मिसाल दुनिया में मोहब्बत की कोई होगी क्या बात कि वो फातिमा का नाम नहीं ले रहे, वो अपने अज़वाज का नाम नहीं ले रहे, अपने दोस्तों का नाम नहीं ले रहे, उम्मत, वो जो आने वाली उम्मत है, हम जैसे नाखलफ किस्म की उम्मत, उसके लिए उनसे मोहब्बत कर रहे हैं। और क्या बात की, तो ये इतनी जो बात है वो आप सोचिए, इतनी बड़ी मिसाल है। तो ये मोहब्बत पे बनी हुई कायनात है। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी उनकी अभी रिसेंट पास्ट में मैंने एक जगह पढ़ा और सुना भी कि बल्कि मैं अभी जो मैं उम्रा करके आया तो हमने वहाँ विजिट किया था हज़रत हमजा के मज़ार पे। अपने चचा से वो मोहब्बत करते थे। अच्छा। वो कहते कि जिस वक्त वो अपने चचा का जिक्र करते थे ना, उनके चेहरे पे एक रोशनी आती थी। वाह, यानी कैसी मोहब्बत है कि वो कहते थे कि चचा या पुप्पी या अपने ऐसे रिश्तेदारों से मोहब्बत करने के लिए ऐसे करके कि वसी रिस्क और लंबी जिंदगी का वादा है जो तुम अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करते हो।
करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब हज़रत हमज़ा का जिक्र करना, चेहरा ऐसा रोशन होना कि वो सारा जो है था वो वैसे ही माशाल्लाह रोशन चेहरा उनका था। तो जब बात करते थे खुशी की इंतहा नज़र आती थी। तो मुझे आप बताएं, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? ये मोहब्बत ही है कि जो जंगों से रोकती है। ये मोहब्बत ही है जो तलाकों से, घरों को तोड़ने से, मुकदमे से, तरक्की को रोकने से, ये मोहब्बत ही रोकती है। मतलब कि जो तरक्की होगी तो मोहब्बत मिलेगी तो तरक्की डबल हो जाएगी। अच्छा, तरक्की बड़ी गाड़ी से थोड़ी है, अच्छी नींद से। तरक्की जो है ना वो बहुत बड़ी पोजीशन से नहीं है। जितनी बड़ी पोजीशन पे खुदा न खास्ता उससे गिरेगा तो चोट ज़्यादा लगती है। तो छोटी छोटी जो है वो तरक्कियां जो हैं वो मोहब्बत बांटना शुरू कर दे। आप देखें तरक्की, सबसे बड़े हकीम थे लुकमान, आपने भी सुना होगा वाकई, हमने भी सुना हुआ है। कौन नहीं जानता? वो नेक भी थे, वली अल्लाह भी थे, सूफी भी थे, हकीम भी थे। अच्छा, पहले जितने भी ये सूफी गुजरे हैं ना, ये हकीम भी होते थे, क्योंकि दर्द है ना, हिकमत होती थी हाथ में, दिमाग में भी परेशानी है तो मसला उनके पास जा रहे हैं, पीर के पास, बेशक, और जिस्म में भी परेशानी है तो वो भी पीर के पास जा रहे हैं, दोनों मसलों का वो हल करते थे। तो हकीम लुकमान के पास जनाब अली एक पेशेंट चला गया कि पूरी दुनिया से मैं इलाज करा चुका, मेरा इलाज ठीक नहीं हो रहा, अपनी फैमिली में कोई मसला था उसके। तो किसी ने कहा कि आपके पास आ जाओ। तो उन्होंने कहा, जब बात सारी सुन ली तो उन्होंने कहा, जी मोहब्बत बढ़ा दो जिसके साथ था, जो मोहब्बत की डोज बढ़ा दो। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं तो पहले ही मोहब्बत बहुत करता हूँ उनसे, बेटी थी या बहन थी जो भी कुछ है। कहते फिर डोज बढ़ा दो। कहते फिर भी ना हो तो, कहते फिर डोज बढ़ा दो। वाह, हल देखें, अल्टीमेटली जाके मोहब्बत ही बढ़ा के जाके घूम फिर के बात ही वहीं आती है। आप करके तो देखें। अच्छा, मोहब्बत बढ़ाने का तरीका तो सुन लेना, माफ करके देखें। अच्छा, पिछली बातों को, गलतियों को, कोताहियों को सब कुछ माफ करके फिर भूल के आगे माफी मांग के देखें। अच्छा, फिर माफी भी मांग के देखें, माफ करना, हाँ, एंड देन फिर माफी मांगना। हाँ, गुड, हाँ, शुक्रगुजारी करके देखें। अच्छा, ये डोजे हैं, ये डोज है ना, उसके मोहब्बत के इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, ये कौन सी मोहब्बत है कि आपने एक दफा तारीफ तो कर दी, दूसरी दिन उसकी MCBC कर दी। ये नहीं कि मैं मोहब्बत करता हूँ, इतनी करता हूँ, ये मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये कि प्रैक्टिकल तो दिखाए ना। प्रैक्टिकल क्या है कि जब उससे गलती हो, बीइंग ए मुसलमान, बीइंग ए इंसान, माफ करो, माफ करके दिखाओ, फिर माफी मांगो भी। अगर खुदा ना खास्ता तुमसे हो जाए और तुम ईगो तुम्हारा खत्म होके नहीं दे रहा, वाह, तो तुम मुझसे माफी मांग के देख लो। वाह, है तो हमारे पास तो एक रोल मॉडल मौजूद है। हजरत बिलाल की कहानी पढ़ ले। बिलाल के साथ जब किसी ने गुस्सा किया, एक सहाबी ने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बिलाल आए और वो रोते हुए आए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सख्त नाराज हुए। आपको पता है करीम आका नाराज नहीं होते, करीम आका तो रहमत का मंबा थे ना। क्या बात है। तो वो नाराज हो गए, तो इतने नाराज हो कि वो सहाबी जो है वो डर गए, हजरत बिलाल के पास गए और जाके उन्होंने मट्टी में अपना मुंह रख दिया कि तुम मेरे मुंह पे पैर रखो, जब तक तुम माफ नहीं करोगे तो उस वक्त तक मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। ओके, कि करीम आका मुझसे नाराज हो गए इस बात पे कि मैंने तुमसे मिसबिहेव किया, तुमसे ऊंची आवाज में बात की। अच्छा, आप जरा रवैया देखें। यहाँ हम अपने बिल्कुल क्लोज रिलेशन में कत्ल करने पे आ जाते हैं कि बीवी ने मेरी बात को नहीं माना, खाना जो है वो वक्त पे नहीं मिला, या बेटे ने मुझे सलाम इस तरह से नहीं किया, दादी अम्मा ने ऐसे नहीं किया। मैं ये बता रहा हूँ कि मोहब्बत के इंग्रेडिएंट्स है ना, करें ना, उसको थपकी लगाए ना, कहें कि जनाब अली बेटी को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फेल भी हो गई तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहें बेटे से, कहें कि जनाब अली कोई परेशानी होती है तो डिस्कस ज़रूर कर लेना। हम कहते हैं रिश्ता तोड़ो, घर आ जाओ। अरे यार, रिश्ते को बनाओ किसी तरह से, कोई वक्त निकालो। ये जो अभी आपको मैंने मिसाल दे दी है कि अपने ये 4-6 लोगों के साथ बैठे ना 1-1 घंटे और पूछे कहाँ दर्द है, कहाँ काटता है जूता। बड़ा मुश्किल काम है, तो टाइम नहीं देते हम किसी को, चलते फिरते बस सबको जिस तरह लीडर नहीं होता हाथ हिलाते हुए चला जाता है। हम लोग एक तो सवाब भी जो हम देखें ना, अगर किसी से मिलते हैं, कोई बात कर रहे हैं तो हम उनसे सवाल भी गलत करते हैं। हम वो सवाल उनसे कर रहे होते हैं जो खुदा ताला ने इंसान से करने होते हैं। बिल्कुल, जो सवाल हमारा करना बनता ही नहीं। हम किसी से बोलते हैं, भाई तुमने रोजा रखा? नहीं रखा। तुम्हारा मजहब क्या है? तुमने इबादत की क्या नहीं की? ऐसा रिश्ता निभाने के लिए 2-4 चीज़ों को मैं फिर आपको भी डिस्कस कर दूं जो मैंने अभी सीखी, कि 4-5 चीज़ें पूछना ही नहीं तो रिश्ता चलेगा। 4-5 चीज़ें क्या है? बहुत मोटी मोटी सी, शादी हुई कि नहीं हुई, नहीं पूछना, नहीं पूछना। ठीक। बच्चे हुए कि नहीं हुए, नहीं पूछना। हाँ, बड़ा पेनफुल होता है ये भी, किसी से बेटा हुआ कि नहीं हुआ, अरे वाह, नहीं पूछना। ठीक है, इनकम कितनी है, नहीं पूछना। उम्र क्या है,
उम्र क्या है नहीं पूछना, रहते कहाँ हो नहीं पूछना, गाड़ी कौन सी है नहीं पूछना। ये तो स्टेप बाय स्टेप है ना। हाँ, ये वो चीजें कि ये वो चीजें जो आपसे अगर पूछी जाए तो तकलीफ होती है, तो नहीं पूछना। ठीक है, इतना कंफर्टेबल। एक टेक्निक है साइकोलॉजी के अंदर जिसको लेवलिंग कहते हैं, लेवलिंग कहते हैं। आप दोनों इतने कंफर्टेबल जोन में आ जाए कि फिर वो हर बात खुद बताए। अच्छा, मैं यहाँ पर अब ये बात मेरी वायरल होगी मगर मैं करूंगी जरूर। हूँ मैं कराची वाली, देखे ठीक है ना। तो कराची में जो लाइफ है ना, मोस्टली लोग फ्लैट्स में रहते हैं, ठीक है, ज़्यादा फ्लैटों वाली लाइफ है, ये सबको पता है। अपार्टमेंट्स में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे ज़्यादा महंगे सस्ते अपार्टमेंट, ये वाली बात नहीं कर रही हूँ। बात ये कर रही हूँ अपार्टमेंट्स की लाइफ है। एक बिल्डिंग में बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं, उधर मोस्टली ज़्यादातर लोग रहते हैं। अब जो लाहौर की लाइफ है ना, यहाँ पर अपार्टमेंट लाइफ नहीं है, आपने देखा है। जब मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई तो मैं घरों की ज़्यादा लाइफ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ा कंपेयर किया जाता है। मैंने लोगों में नोट किया, यहाँ पे पूछते होते हैं आपसे कितने कनाल पे कोठी है, कहाँ रहते हैं, इलाके पे कंपेयर करते हैं, ठीक है, गाड़ी कौन सी रखी है, गाड़ी को सलाम है। वाई गाड़ी को सलूट मारना है आपने, इंसान को सलूट मारे। ये चीज़ें मैं कंपेयर नहीं करना चाहती थी, मगर क्योंकि मैं खुद इसकी विक्टिम हूँ। मैं जब कराची से लाहौर शिफ्ट हुई तो मैंने ये चीज़ें मामला देखे। ऑल्दो मैंने कराची में अपार्टमेंट में भी लाइफ गुजारी है, घर में बंगलों में भी रहे हुए हम लोग, बड़े बड़े बंगले में हम लोग नॉर्थ नाज़बाद में रहते थे, डिफेंस में रहते थे। मगर उसके बावजूद जब कभी कोई अच्छे बुरे हालात या कोई अच्छे हालातों में भी मैं अपार्टमेंट में रही हुई हूँ, क्योंकि वहाँ पे अमीर अमीर लोग भी अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं कराची में। मगर जब लाहौर आई हूँ ना, तो यहाँ पर कंपेयर बड़ा ज़्यादा किया। कराची में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कौन से अपार्टमेंट्स में रहती हो, कौन सी सड़कों में रहती हो, नॉर्थ कराची में हो, नॉर्थ नाज़बाद हो, नागिन चौरंगी हो, लालू खेत से आई हो, कोई नहीं पूछता डिफेंस से आई हो। यहाँ बड़ा पूछा जाता है कितने कनाल की कोठी है। अच्छा नहीं, ये नहीं पूछेंगे तो चालाकी से पूछेंगे फेस कौन सा डिफेंस में। उस फेस से पहचान लेंगे, अच्छा 10 मरले वाला घर है, 5 मरले वाला है, अच्छा कनाल वाला है ना। ये नहीं अच्छा, होना मैं ना चाहिए। आपकी बात को बड़ा इसलिए करूँ क्योंकि मैं 60% कराची वाला और 40% लाहौर वाला हूँ। आप भी चले, गुड, ठीक है ना, तो मैंने दोनों लाइफ देखी है वहाँ। अच्छा, इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक समझ क्या? लें बात को, दोनों शहरों का फ़र्क को समझ लें। मैं टीवी बताना चाहता हूँ। हाँ वो एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। हाँ, ऐसे ही है बिल्कुल। मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर जो है ना, वो पूरी दुनिया से लोग आते हैं, ऐसे ही है। और मुख्तलिफ इलाकों के लोग आके वहाँ पे इवन हर अभी तो कल्चर का, अब हर तो थोड़ा सा कम हो गया, नहीं तो पहले ईरानी बहुत रहते थे, बर्मी बहुत रहते थे, पारसी बंगाली लोग बहुत आपने रहते देखा, थे। बंगाली, पारसी हाँ, कॉलोनी कराची में पूरी सबसे बड़ी भरी थी, पड़ी, आपको पता है। मुख्तलिफ कम्युनिटी, फिर पाकिस्तान के काठियावाड़ी, गोदरावाली, हाँ, 10 किस्म फिर की पाकिस्तान के community हर है। हिस्से के लोग, कश्मीरी, ऐसे ही है, पठान, पंजाबी, सिंधी, सब। बलोच सबसे बड़ा शहर ही कराची पठानों का है। ऐसे ही है। तो ये बिल्कुल मुझे पता है इस बात का। तो वो अच्छा, वहाँ पे ना मेट्रोपॉलिटन सिटी। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो खास निशानी होती है ना, वहाँ पे इन चीज़ों की जो है ना वो दौड़ अहमियत नहीं होती, दौड़ नहीं होती। आपने चप्पल पहनी है, आपने ब्रांडेड अच्छा, जूता हाँ, पहना, डजंट मैटर। मैंने वहाँ पे फ्लैट्स में 1.5 कमरे के फ्लैट्स में जो एक मखसूस बहुत बड़ी कारोबारी कम्युनिटी है, इसको मेमन कम्युनिटी कहते हैं, और बड़े सादा लोग रहते हैं। हाँ, वो अरबपति भी देखे हैं जो 1.5 कमरे के फ्लैट में रहते हैं, वाह, अरबपति लोग। ऐसे ही है। और चुनिटी बरादरी बहुत बड़ी बरादरी है जो कराची में कारोबार करती है, उनको भी मैंने इसी तरह से रहते हुए देखा, सादा। ऐसे ही है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि एक मुकाबले की दौड़ है, और मुकाबले की दौड़ इस वजह से है कि लोगों के पास पैसा है और पैसे को दिखाने में बड़ा प्राउड फील करते हैं। मैंने आपका ना झूठी मुस्कुराहटें जो हैं, तो वो झूठी मुस्कुराहटों के चक्कर में, अच्छा लड़की की शादी नहीं हो रही तो हमने शिफ्ट होना है अंदरूनी शहर से बड़े घरों की तरफ, ताकि रिश्ता, मेरे से बड़ी गलती एक बात में हो गई जो मैं आपसे शेयर करूंगा। उसके बाद से मैंने वो काम करना छोड़ दिया, क्योंकि लोग मेरे पास बहुत आते हैं कि भाई कोई अच्छा लड़का है तो बता दें, हाँ। कोई अच्छी लड़की बता दें। बड़ा मुश्किल काम है ये नेकी का काम करना। अच्छा, मैंने एक साहब को जिनको मैं समझता था कि वो बहुत मेरे करीबी हैं, अजीज़ हैं, हमेशा मुझे कहते हैं मेरा बेटा उस बड़ा इतना बड़ी पोस्ट पे है, अच्छी लड़की देखनी डॉक्टर साहब, कोई अपनी फैमिली में देख लें डॉक्टर साहब। मैंने कहा भाई मेरी फैमिली में लड़की ही कम है। तो वो एक मेरे दोस्त थे जो बहुत हाईली क्वालिफाइड, उनकी बेटी थी। मैंने कहा यार वो, अच्छा मुझे तो अभी भी सही से ये कल्चरल सिस्टम, ये कास्ट सिस्टम समझ ही नहीं आता, सच्ची सी बात बताऊँ। तो मैंने उनसे कह दिया कि आप खुद ही, ये फ़ोन नंबर है, इनसे बात कर लें, और जब वो जाएँ तो बच्ची को देख लीजिएगा, आप भी देख लीजिए, सेटिस्फाई हो तो मुझे बुलाना हो तो बुला। 2-4 दिन के बाद उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। तो मुझे अचानक ख्याल आया कि यार मैंने इतना बड़ा काम, जिम्मेदारी लिया, मैंने फ़ोन किया उनको। मैंने कहा सर आप कहे थे देखना बच्ची कैसी है। कहते थे वो हमने तो इलाका ही सुन के जो है ना वो जाना इनकार कर दिया, हमारी गाड़ी उस इलाके में नहीं जा सकती।
अरे यार, मैंने कहा भाई आज के बाद इस बंदे की रिश्ते के किसी काम में नहीं मैंने पढ़ना, कि जो इतनी हाईली क्वालिफाइड और शानदार प्रोफाइल वाली लड़की के पास सिर्फ इसलिए उसको देखने के लिए नहीं गए कि हमारी गाड़ी उस गली में नहीं जा सकती। यार कितनी बड़ी बात है। कॉन्शियस ये कैसे झूठी मुस्कुराहटों वाले वो जो है ना तस्वीर खिंचाने वाले लोग कि हम बहुत शानदार हैं, बहुत ख़ानदानी हैं, तो ये तो ख़ानदान तो इससे नहीं पता चलता ना, अमल से पता चलता है। करीम आका की ज़िंदगी को देखें, बार बार पहली शादी किससे की, वाह क्या बात है जी। और बाकी जो है ना अज़वाज कौन थी। ऐसे ही थैंक यू सो मच इमरान साहब, बड़ी अच्छी तरीके से आपने एलैबोरेट किया हमारे आज के टॉपिक को। और ये जो आखिरी हमने पहलू डिस्कस किया, लोगों को सोसाइटी, उसके घर, उसके प्लॉट, उसके कनाल, इन चीज़ों पे जज मत करें। लोगों को, लड़कियों को, बच्चों को, यूथ को आज के दौर में ये सिखाएं कि इंसान को इंसान होने पे जज करें बस। और सच वाली बात ये कि वो इंसान है ये देख लें, वो ही काफ़ी है, क्योंकि इंसानियत का दर्जा जो है ना उसको बुलंद रखें। बाकी कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या चलाता है, क्या बैठता है, किधर क्या कपड़ा पहन ना करें। शुक्रिया, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। एक ऐसी गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जो पाकिस्तान की कम उम्र मुसन्निफ़ा हैं, जिन्होंने AI और ज़हनी सेहत के हवाले से कोई ऐसी ज़बरदस्त बुक जो है वो लॉन्च की है कि जिसमें बड़ी आपकी जो है ना मदद हो सकती है कि आपकी ज़हनी सेहत ठीक करने के हिसाब से, मगर AI की मदद भी, क्योंकि इमोशनल हेल्थ, आपकी साइकोलॉजिकल हेल्थ जो है, आज पूरा हमने अपना शो जो है उसी के ऊपर किया है। तो उसी हवाले से फिर आज इनको हमने मदऊ किया है, क्योंकि हम चाह रहे थे कि AI का जो दौर है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, वो AI हमारी मेंटल हेल्थ को किस तरह से बेहतर बना सकती है। अगर किसी को इशू चल रहे हैं तो हम AI से किस तरीके से मदद ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी को अपना राज बताते हैं, किसी से बात करते हैं, तो आपको ये होता है ना कि ये मेरा राज लीक आउट कर देगा, ये तो मेरी बात बता देगा दिल की, या मैंने फलानी अपनी बात इसको बता दी तो यार इसके सामने इज्जत क्या रहेगी मेरी, ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। AI आपको जज नहीं करती। AI आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल आपकी चीज़ों को सुन के ना आपको आपके गाइडलाइन पे थोड़ा सा चलाएगी, आपको सही बातें बताएगी, मगर आपको आपकी मेंटल सिचुएशन सुनने के बाद आपको जलील नहीं करेगी, आपको ताना नहीं मारेगी। ये है AI। तो AI के ज़रिए हम कैसे इसकी हेल्प ले सकते हैं। अलिशबा हमारे साथ हैं, अलिशबा ईमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह अलिशबा, आपने तो किताब लिख दी है, ये बड़ी अच्छी कोशिश है आपकी। ये किस तरह से आइडिया आया आपको, पहले तो ये बताइए अलिशबा। आइडिया इस तरीके से आया कि जब हम लोग रोटेशन करते हैं तो हम ये देखते होते हैं कि हम लोग ज्यादातर फिजिकल हेल्थ के ऊपर फोकस करते हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर हमारा फोकस कम होता है। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें विद द मेंटल हेल्थ और उस पर कोई बुक लिखी जाए कि टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जाए ताकि ज़हनी सेहत अच्छी हो सके लोगों की। ऐसे ही है। तो ये फिर कब कितना टाइम हो गया आपको लिखे हुए इस बुक को? इस बुक को लिखने में तो मुझे 8 महीने लगे, पब्लिकेशन एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने में 2 साल लग गए और अब ये पब्लिकेशन हुए 6 माह हो चुके हैं। तो बताइए ना अलिशबा, फिर किस तरीके से जो AI है वो हेल्प कर सकता है आपको, अगर आप कोई डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, नफ्सियाती मसाइल आपको चल रहे हैं, तो AI के थ्रू हम किस तरीके से हेल्प ले सकते हैं? AI के थ्रू हम इस तरीके से हेल्प कर सकते हैं कि हम ऐसे बॉट्स बना सकते हैं, ऐसे मैकेनिज्म हो कि जब पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है या कोई भी इंसान हमारे पास प्रेजेंट करता है तो वो उसके पोस्चर से, उसके फेस एक्सप्रेशन से ये जो है वो बताए, डिटेक्ट कर ले कि वो किसी प्रॉब्लम के साथ आपके पास प्रेजेंट करे। तो वो आपके पास जो AI है वो आपको एक डायग्नोसिस थोड़ी सी डिफरेंशियल दे देगा कि पेशेंट के जो पोस्चर है वो ठीक नहीं है और पेशेंट के जो एक्सप्रेशन है वो उस तरीके से आपको प्रेजेंट करें, तो मे बी वो एंजाइटी के साथ प्रेजेंट कर रहा है या स्ट्रेस के साथ, और फिर उसके बाद जो है वो उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। बाकी चैटबॉट का इसमें जिक्र किया गया है और मैंने कुछ चैटबॉट बनाया भी है एंड इट्स नेम इज सकीना। सकीना बेसिकली नेम मैंने इसलिए रखा क्योंकि इन द लव ऑफ द डॉटर ऑफ द हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम, बिकॉज़ सकीना मींस सुकून। तो वो चैटबॉट है बेसिकली, वो बन चुका है, इंशाल्लाह वो लॉन्च होगा। तो उसमें आप अपनी मूड और आपका जो तरीके से है आप इसको इंसर्ट करेंगे, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, कुछ भी है आप उसको इंसर्ट करेंगे, फिर वो इसके रिस्पॉन्स में आपको वो एक प्यारा सा अच्छा सा कोई प्यारा मोटिवेशन कोट देगा फ्रॉम द कुरान एंड हदीस, और उसके बाद आपको वो एक्सरसाइज बताएगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज या दूसरी भी कोई जनरल एक्सरसाइजेज जो आप करेंगे तो यू विल फील बेटर फॉरन से ही, इमीडिएटली आपको बहुत अच्छा फील होगा।
ज़बरदस्त हो गया। तो कोई ऐसी, जैसे ये आपने जो एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है, ये अब किस तरीके से कहाँ पे अवेलेबल है? इसको लोग किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं? इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में भी ज़रा सारी इंक्वायरी दीजिएगा। जी, चैटबॉट अभी मैंने मुकम्मल किया है, 2-3 दिन पहले उसकी सारी डिटेल्स हुई हैं, फाइनलाइज़ कर रही हूँ मैं। बाकी उसको प्ले स्टोर पे लाने के लिए आपको पता है कि वी रिक्वायर फंडिंग्स फॉर दैट। सो करंटली आई एम जस्ट लाइक फाइंडिंग कि जो हमारे पास फंडिंग्स हो, ताकि मैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो लोगों के लिए अवेलेबल कर दूँ। तो आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कोई मिली है, या आपने कोई ऐसी अपील की है, या फिर किसी से राब्ता किया आपने, किसी से बात की है इस प्रोजेक्ट को लेके? अभी फिलहाल तो बात नहीं की। 24 न्यूज़ के जो है वो उससे मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि मीडिया बहुत पावरफुल हमारे पास प्लेटफॉर्म होता है, उसके जरिए मैं बात जरूर करना चाहती हूँ। गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें हमारी बात हुई थी कि हम एक ऐसा ऐप बनाएं कि अगर फीमेल हरासमेंट फेस करती हैं तो वो उसमें अपनी एप्लीकेशन जो है वो दर्ज करेंगी और फौरन वो ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट के पास चली जाएगी और फौरन उस पर एक्शन लिया जा सकेगा। तो हरासमेंट या फिर जितने भी इश्यूज जहाँ पे हमारे पास बुलिंग के या वुमेन्स के साथ जो भी इश्यूज होते हैं वो भी ना हो सके। बट चैटबॉट के बारे में तो नहीं हो सका। ज़बरदस्त है, ये तो काम आपका बहुत अच्छा है। ये जो एप्लीकेशन आपने बनाई है, ठीक है लिशबा, इसमें क्या हम सामने बैठ के फ़ेस टू फ़ेस जैसे किसी से बात करते हैं, ठीक है, कि हम वीडियो के थ्रू इस पे कुछ बता सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, कोई एआई से अपने एक्सप्रेशंस उसको दिखा सकते हैं कि इमोशंस होते हैं ना, जैसे अगर कोई स्ट्रेस में है, कोई रो रहा है, किसी को कोई तकलीफ़ हुई है, तो अपना दर्द उसको ऐसे अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू भी दिखा सकता है, या फिर जस्ट वर्बली राइटिंग चैट? अभी तो वर्बली एंड राइटिंग चैट्स वगैरह के अंदर है, इंशाल्लाह ये फीचर लॉन्च होगा। बट हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा ये है कि हम हर चीज को थोड़ा नेगेटिव वे में भी यूज करते हैं। तो उसके लिए ये है कि सबसे पहले मेरा ये होगा कि हम ये जो फेस एक्सप्रेशन या पोस्चर एनालिसिस वाली चीजें हैं जो हॉस्पिटल से स्टार्ट करें, ताकि जो है वो प्रोफेशनल जिन्हें यूज करेंगे ना, तो दैट वुड बी बेटर कि फिर वो उस हिसाब से ट्रीटमेंट देंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि चैट जीपीटी लोग उसको बिल्कुल एज अ डॉक्टर यूज कर रहे हैं आजकल, जो नहीं करना चाहिए। वो एक चैटबॉट है कि लोगों को ना हमारी सोसाइटी में थोड़ा सा नेगेटिव यूज भी वो उसको कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि थोड़ा प्रोफेशनली इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाए शुरू में, और फिर देखा जाए कि एथिकल कंसर्न्स में या प्राइवेसी अगर ब्रीच नहीं हो रही तो फिर इस फीचर को लॉन्च किया जाए। अलिशबा, वेरी गुड, वेरी गुड। एक ब्रेक के बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। अलिशबा हमारे साथ है, ज़बरदस्त एप्लीकेशन लॉन्च कर रही हैं और आपके फ़ायदे की है। मिलते हैं। ओके जी, अलिशबा हमारे साथ मौजूद है और मेंटल स्ट्रेस को दूर करने के लिए एआई रिलेटेड उन्होंने किताब लॉन्च की है, उसके बारे में बात कर रहे थे। इनकी एक एप्लीकेशन भी लॉन्च हो रही है। उसके अलावा अलिशबा मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो एप्लीकेशन आपने बनाई है ना, उसमें आम जो एआई की एप्लीकेशन है जैसे चैट जीपीटी ऐसा, अगर किसी आम बंदे ने जाके कोई बात करनी है चैट जीपीटी, मेटा या फिर जेमिनी, किसी डीप सीप, तो अब इन चीज़ों के थ्रू अगर वो अपने इमोशंस को वहाँ पे चैट में लिखता है और वो बात करता है, तो क्या वहाँ पे भी उसको ये हेल्प मिल सकती है एआई के थ्रू, या फिर सिर्फ आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें, मतलब डिफरेंस क्या है एक चैट जीपीटी की उस चैट में जहाँ से उसको ये इमोशनल सपोर्ट मिल रही है, या आपकी ऐप से? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, इसका मैं आपको जवाब देती हूँ। जो चैट जीपीटी है उसमें बेसिकली यूजर के पास एक होता है ना ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहाँ उसमें वो पेशेंट खुद कुछ भी लिख सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा प्राइवेसी का कंसर्न आता है। तो मेरा जो चैटबॉट है उसमें मैंने इस चीज का ख्याल रखा है और इस चीज को मेंशन भी किया है कि प्राइवेसी का उसमें कंसर्न ना हो, यानी कि कोई भी पर्सन जो है वो अपनी प्राइवेट बातें हैं वो उससे चैटबॉट पे ना इंसर्ट करे। उसमें सिर्फ मूड की डिटेक्शन होगी, आप अपना मूड बताएंगे और उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सरसाइजेस सजेस्ट करेगा, रिहैबिलिटेशन सजेस्ट करेगा, और जो है साथ में आपको मोटिवेशनल कोट्स एंड इस तरीके की चीजें बताएगा। सो इट्स अ इनिशियल लेवल काइंड ऑफ अ थिंग कि आप स्टार्ट में, मेरा ये था कि शुरू में मैं इस तरीके से स्टार्ट करूं एंड जस्ट चेक कि व्हाट्स द रिस्पॉन्स, और फिर इसको इंशाल्लाह और फीचर्स में इंट्रोड्यूस करवाऊं। अब एक आम इंसान, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि अगर उसको कोई इश्यूज चल रहे हैं, ठीक है, मेंटली, तो वो किसी माहिर नफ्सियात के पास जाएगा। अगर माहिर नफ्सियात जो है वो ट्रस्टेड होते हैं, इतने अरसे से उन्होंने चलते आ रहे होते हैं, आपको पता है। अब लोग एक ही तरफ इतनी एप्लीकेशन की तरफ अपना ट्रस्ट ज़ाहिर क्यों करेंगे? एक सामने अगर बंदा बैठा हो, वो आपकी बात सुन रहा हो, उसकी बात कुछ और होती है, आपको एक कंफर्ट लेवल भी जोन आपको मिल रहा है कि एक इंसान है वो सुन रहा है, आपको तसल्ली आपके
दर्द को समझेगा, मगर एक एआई, एक रोबोट, ठीक है, उसके सामने बैठ के, रोबोट के सामने आप अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं, तो क्या वो फीलिंग्स आ सकती है? मतलब जैसे अगर आप अपनी माँ के साथ बात कर रहे हैं तो माँ वाली फीलिंग्स आपको ये रोबोट तो नहीं दे सकती। जी बिल्कुल, फीलिंग्स वो आपको नहीं दे सकती, मगर हमारी सोसाइटी के अंदर हमने इस चीज को भी स्टिग्मा और टैबू बनाया हुआ है कि हम मेंटल हेल्थ के लिए जाते ही नहीं है प्रोफेशनल्स के पास। तो मेरी जो रिसर्च थी उसकी दो पर्सपेक्टिव थे। एक ये कि जो हमारी प्रोफेशनल्स हैं उनकी हेल्प की जा सके और वो टेक्नोलॉजी का यूज करके सही ट्रीटमेंट लोगों को दें। और दूसरा ये है कि हम लोग कभी कभी जरूरी नहीं कि डिप्रेशन या एंजाइटी के अंदर ही हो, कभी कभी हम लोग इस तरीके से कि नॉर्मली भी किसी बात का स्ट्रेस ले लेते हैं। तो अगर आप चैटबॉट पर जाकर अपना मूड उसमें लिख देंगे एंड देन उसके थ्रू आप अपना जो है वो आपको बता देगा कि ये एक्सरसाइज आप कर लें, विच आर वेरी बेनिफिशियल। इससे मेरी रिसर्च उनकी प्रॉपर कि किस तरीके से वो बेनिफिट देती हैं लोगों को और उनका प्रॉपर एविडेंस है। तो वो अगर आप कर लेंगे तो यू विल फील बेटर। और उसके बाद अगर आपका कोई क्रोनिक मसला है, कोई ऐसा इशू है जैसे कि आप डिप्रेशन में है, तो कोच और आपको प्रोफेशनल के पास ही जाना चाहिए और वो आपको प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। तो दो पर्सपेक्टिव है, वन फॉर दी लाइक फॉरन से अगर आपको कोई चीज करनी है, आप कोई एक्यूट स्ट्रेस की कंडीशन में है तो आप चैटबॉट का यूज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर बेसिकली डीलिंग विद द डिप्रेशन, एंजाइटी और एनी काइंड ऑफ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या किसी और डिसऑर्डर के साथ, तो आप जो है वो प्रोफेशनल के पास जाएंगे और फिर वो एआई और टेक्नोलॉजी का यूज करके आपको ट्रीट करेगा। अलिशबा ईमान, थैंक यू सो मच, ज़बरदस्त, बेस्ट ऑफ लक। आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस और दुआएं हैं आपकी एप्लीकेशन को लेके, इस बुक को लेके, और बहुत अच्छा काम आपने, वी प्राउड ऑफ यू। दूसरा ये कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जितने देखने वाले नाजरीन हैं उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हम यहाँ से अपने प्रोग्राम को ख़त्म करेंगे कि जो लोग डिप्रेशन या स्ट्रेस का शिकार होते हैं वो पहले ख़ुद नहीं होते, उनको करने वाले आप होते हैं। सबसे पहले आप अपने आप को ठीक करें कि आप ख़ुद अपनी मेंटल सिचुएशन जो है ना, जहाँ से आपका दिमाग ख़राब है, वो दूसरे को उस सिचुएशन में मत लेकर आएँ। अगर आप खुश नहीं हैं तो एटलीस्ट दूसरों को खुश होने दें। किसी की स्ट्रेस को बढ़ाए ना, किसी को डिप्रेशन में लेके जाए ना। ख्याल रखिए मेंटल हेल्थ की। सबसे पहले किसी से मिले तो उसके दिमागी हालत को पूछें कि वो ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं ठीक तो मज़ीद उसकी ख़राब करने के लिए आप उससे मत मिलें। खुदा हाफ़िज़।